इसी की पादुका कुर्सी पर रखकर कारवार किया। कुर्सी पे पीठ पे छुरा बुकर नहीं बैठे हो, वो एक आदर्श है, वो भी तो आदर्श सोचो। ठीक है, इतना भी आदर्श सोचो। जी जी जी। तो प्रभु राम श्री अमोल कोल्हे जी, ठीक है, प्लीज आप बोलिए अमोल कोल्हे जी, प्लीज प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक घटना है और इस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में हर उस व्यक्ति जो मंदिर निर्माण के कार्य में जिसने योगदान दिया है उनके साथ मैं पूरे देश का अभिनंदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर तथा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ये राजनीतिक या चुनाव प्रचार का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे देश की ये गौरवशाली परंपरा रही है कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि धार्मिक कट्टरता राष्ट्र को नुकसान पहुंचाती है, वही धार्मिक उदारता एवं वैश्विकता राष्ट्र को मानवता के ऊंचाई पर पहुंचाती है। और मुझे गर्व है मेरे हिंदू होने पर कि मेरा हिंदू धर्म इसी उदारता, वैश्विकता और सहिष्णुता की वजह से विश्व में वंदनीय है। आणि मला अभिमान आहे मी मराठी असल्याचा, कारण मी त्या महाराष्ट्रातून येतो ज्या महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 18 पगड जातीच्या लोकांना एकत्र करून रयतेचं राज्य, स्वराज्य निर्माण केलं। मी त्या महाराष्ट्रातून येतो ज्या महाराष्ट्रामध्ये चंद्रभागेच्या तीरी 18 पगड जातीच्या वारकरी बांधवांचा, वैष्णवांचा मेळा जमतो आणि तो एकाच पांडुरंगाच्या चरणी लीन होतो। मी त्या महाराष्ट्रातून येतो ज्या महाराष्ट्रातून महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रूढींच्या आणि परंपरांच्या आणि कर्मकांडाच्या चौकटीत झुगारून मानवतेला अधिष्ठान मिळवून दिलं। अध्यक्ष महोदय, राम मंदिर देश की आस्था का विषय है, भक्ति मार्ग का विषय है और भक्ति मार्ग में माध्यम, साधन और साध्य, इन 3 चीजों का बहुत महत्व होता है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं या जाप करते हैं या आरती करते हैं, ये माध्यम हुआ। सामने मूर्ति रखते या फोटो फ्रेम रखते हैं, ये साधन हुआ। और साध्य होता है परमात्मा से आत्मा का संवाद। और इसीलिए राम मंदिर साध्य नहीं है, राम मंदिर साधन है। साध्य होना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के आदर्शों का अपने जीवन में अनुसरण करना, आचरण करना। प्रभु श्री राम जी एक वचनी, एक बानी, एक पत्नी कहलाते हैं। एक वचनी प्रभु श्री राम जी के जब हम भक्त कहलाते हैं, एक वचनी प्रभु श्री राम जी के जब हम भक्त कहलाते हैं, तो देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलने का वादे का क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी का क्या हुआ? 2022 तक हर किसी को पक्के घर मिलने का इरादे का क्या हुआ? इन वचनों पर अंतर्मुख होकर विचार करना होगा। प्रभु श्री राम जी का एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण गुण है, वो है हर नागरिक को समान न्याय की दृष्टि से देखना। समान न्याय की दृष्टि से देखना। लेकिन समस्त देशवासी देख रहे हैं, जब आईस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की जब कार्रवाई होती है तो सिर्फ सत्ता पक्ष के नहीं, विपक्ष के नेताओं पर, सर 2 मिनट, विपक्ष के नेताओं पर होती है। और जैसे ही कोई सत्ता पक्ष का दामन थाम लेता है तो भ्रष्टाचार के आरोप पर ईडी की कार्रवाई, सब नामो निशान मिट जाता है। तो क्या ये समान न्याय दृष्टि है? अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रस्ताव, अध्यक्ष महोदय मैं राम मंदिर पे आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय मैं राम मंदिर पे आ रहा हूं। मैं नारायणगांव से आता हूं, जो तमाशा पंडरी कहलाती है। और तमाशा लोकनाट्य ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी परंपरा रही। प्रस्ताव से सहमत है या असहमत है, इस पर बोलिए आप। जी मैं सहमत हूं, इसीलिए इसी पर तो आ रहा हूं। और तमाशा ये हमारी परंपरा है, इसमें वग्नाट्य होता है और ये वग्नाट्य व्यंगात्मक रूप से होता है। तो ये व्यंगात्मक रूप से लिखने वाले एक लेखक ने मुझे कहा कि वो कलयुग का रामायण लिख रहे हैं। तो मैंने पूछा कैसे, कलयुग में कैसे राम होगा? कलयुग में राम लल्ला आएंगे लेकिन रामायण कैसे होगा? तो वो वग्नाट्य लेखक ने मुझे कहा, देखो रामायण में कांचन मृग का लालच दिखाकर रावण ने सीता का हरण किया था। कलयुग में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाकर चुनाव चिन्ह, पार्टी और नेताओं का हरण होता है। रामायण में सीता मैया अशोकवन में विलाप कर रही थी, आज लोकतंत्र कलयुग में विलाप कर रहा है। तो मैंने पूछा, सर सिर्फ 2 मिनट दीजिए। तो मैंने पूछा इस पे उपाय क्या है? क्योंकि रामायण में तो हनुमान जी ने समुद्र लांघकर सीता मैया को राम जी की अंगूठी दी और उनका ढाढ़स बांधा। उन्होंने बोला आज भी हो सकता है। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने बोला उन्हीं हनुमान जी से प्रेरणा लेकर समस्त देशवासियों को झूठी गारंटी और झूठे प्रोपेगेंडा का समुद्र लांघकर मतदान की अंगूठी देनी होगी और लोकतंत्र का ढाढ़स बांधना होगा। और अंत में अध्यक्ष महोदय, आई एम कंक्लूडिंग, अंत में मेरी ही रची एक कविता की पंक्तियां सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और इसी के साथ एक कलयुग के उदाहरण का मैं जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय,
कलयुग में एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने यह आदर्श प्रस्तापित किया कि इंसान धर्म के लिए नहीं बल्कि धर्म इंसानों के लिए बनाए, और वो आदर्श है छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए मैं जय श्री राम जरूर कहता हूं, लेकिन उससे पहले जय शिवराय कहता हूं, कारण छत्रपती शिवाजी महाराजच होते ज्यांच्यामुळे अंगणातली तुळस, मंदिरातले देव, गोठ्यातली गाय आणि घरातली माय सुरक्षित राहिली, ज्यांनी राज्याभिषेकाच्या वेळी राजदंड स्वतःच्या हाती ठेवून धर्मसत्ता राजसत्तेच्या वर नाही तर तिच्या खांद्याला खांदा लावून लोकांच्या कल्याणासाठी राबवली गेली पाहिजे, हा आदर्श प्रस्तापित किया। उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, और संयोगवश माननीय प्रधानमंत्री जी शिव जयंती के अवसर पर मेरे चुनाव क्षेत्र का अभिमान किले शिवनेरी पर आ रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और साथ ही में बड़ी विनम्रता से उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आपके करकमलों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, राम मंदिर का निर्माण तो हो गया, लेकिन अरबी समुद्र में होने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज का शिव स्मारक, जिसका जल पूजन आप ही के करकमलों से 24 दिसंबर 2016 में हुआ था, वो अभी भी निर्माण की प्रतीक्षा। सर सिर्फ 2 मिनट दीजिए, सिर्फ 2 मिनट। और इसी के साथ बराबर एक्सटेंड हो रहे हैं सर, उसी शिव स्मारक, एक ही स्पीकर हूं सर, और उसी शिव स्मारक के साथ मेरे चुनाव क्षेत्र शिवनेरी किले के परिसर में शिव संस्कार स्मारक बनाया जाए, जिससे देश के युवाओं को माता और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च योगदान की प्रेरणा मिलती रहे। और अंत में मेरी कविता की पंक्तियां सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मंदिर का निर्माण हुआ, राम लल्ला भी विराजमान हुए। मंदिर का निर्माण हुआ, राम लल्ला भी विराजमान हुए। अब जिम्मेदारी बनती है और सवाल भी उठता है, अब जिम्मेदारी बनती है और सवाल भी उठता है, राम लल्ला तो आ गए, अब राम राज्य कब आएगा? मंदिर में घंटा बजाने से, पूजा अर्चना करने से दिल को सुकून तो मिलेगा, परंतु मेरे देश में राम राज्य कब आएगा? आस्था के विषय पर राजनीतिक रोटियां सेकने से चुनाव प्रचार का मुद्दा तो मिलेगा। आस्था के विषय पर राजनीतिक रोटियां सेकने से चुनाव प्रचार का मुद्दा तो मिलेगा, परंतु मेरे देश में राम राज्य कब आएगा? राम राज्य तो तब आएगा, राम राज्य तो तब आएगा जब धोबी की तरह आम देशवासी की शंका का समाधान होगा, जब आज की शबरी के बेरों का आदर और प्रेम पूर्वक स्वीकार होगा, जब किसान, मजदूर, महिला, हर नागरिक के साथ समान न्याय होगा, किसानों को मेहनत का सही दाम और मेरे हर युवा के हाथ को काम होगा। राम राज्य तो तब आएगा। सर सिर्फ 2 मिनट कंक्लूडिंग सर। राम राज्य तो तब आएगा, राम राज्य तो तब आएगा जब मंदिर पर लहराता भगवा तिरंगे का रंग प्रतीत होगा। दहलीज के बाहर कदम रखते ही राम, रहीम, रॉबर्ट हर कोई सिर्फ भारतीय कहलाएगा। जब प्रत्यंचा तानने, सर सिर्फ 2 मिनट सर, लेट मी सर, लास्ट लाइन। राम राज्य तो तब आएगा जब एकाध। सभापति महोदय, मैं जी आपके प्रति, आप बोले, पिंटू जी बोलिए। सभापति महोदय, मैं आपके प्रति विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस शुभ अवसर पर और इस सत्र के आखिरी दिन मुझे बोलने का मौका दिया। आज 22 जनवरी 2024 विश्व में इतिहास लिखा गया एक दिन, जिस दिन रामलला की मंदिर बनकर तैयार हुई और रामलला उस मंदिर में विराजमान हुए। महोदय, धन्य है वो धरती जहां मैंने जन्म लिया, और उसी धरती से मां सीता ने उस धरती से प्रकट होने का काम लिया। वो सीतामढ़ी का कण कण पूजनीय है, और मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं मां सीता के उस धरती से मैंने भी पैदा लिया। और आज भगवान राम के मंदिर के बाद अगर कोई मंदिर बनना चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, तो सीतामढ़ी में मां सीता की भव्य मंदिर होनी चाहिए। और सीतामढ़ी का नाम सीतामढ़ी नहीं, अयोध्या धाम की तरह सीतामढ़ी धाम होना चाहिए, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि राम मंदिर के निर्माण तक आप इंतजार करें, राम मंदिर के निर्माण के बाद सीता जी की भी मंदिर बनेगी। और मुझे गर्व है इस बात से कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय जी, माननीय चंपत राय जी ने रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वाधान और नलखेड़ा के हमारे पूजनीय गुरुदेव आदरणीय स्वामी स्वापिंद्र महाराज जी का संकल्प है सीतामढ़ी में सीता की भव्य मंदिर और सीता जी
जो साक्षात देवी स्वरूपा, पार्वती स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा और मां जगत जननी शक्ति स्वरूपा का एक वहां पर शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हो सीतामढ़ी में, उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से ही सारे निर्माण कराए जाएंगे और अयोध्या के तर्ज पर सीतामढ़ी में भी सीता जी की भव्य मंदिर और भव्य उनका रूप मूर्ति स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट आप पूजा के बाद संकल्पित है और वहां कार्य शुरू होगा। मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं अपने प्रधानमंत्री जी को कि आज 22 जनवरी 2024 का ये ऐतिहासिक दिन पर अगले साल 22 जनवरी को पूरे देश में छुट्टी घोषित हो और हर साल 22 जनवरी को छुट्टी घोषित हो, ये एक ऐसा संकल्प होना चाहिए। दूसरी चीज बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अयोध्या में 22 तारीख को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो मां सीता के मैके से, हम लोगों के मिथिला के रहने वाले हम लोग कहते हैं कि जब हमारी बेटी का घर नया बन रहा हो तो मैके से पूरे घर को भरा जाता है। सीतामढ़ी से 21 ट्रकों पर सामान रखकर जब सीतामढ़ी वासी जब पहुंचे तो अयोध्या के लोगों ने कहा कि धन्य है सीतामढ़ी के लोग कि आज भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम और मैया सीता के घर को भरने के लिए इतना संदेश और इतना सम्मान आया है। पूरा अयोध्यावासी सीतामढ़ी का उन्होंने कृतज्ञ प्रकट किया था और आज भी मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और सभी सदस्यों के प्रति अपना कृतज्ञ प्रकट करता हूं कि जय श्री राम नहीं, जय सिया राम होना चाहिए, क्योंकि राम सीता के बिना अधूरे हैं। जब सीता उनके नाम के आगे जुटा तभी राम जाने गए, इसलिए जय सिया राम हो और राम की तरह भव्य सीता जी की मंदिर बने, ये संकल्प हमारा हो। आपको मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस राम मंदिर निर्माण के प्रस्ताव पर भाषण करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जब ही सर्वदलीय नेताओं की बैठक थी इस सत्र के पहले, उस वक्त ही मैंने शिवसेना की तरफ से प्रस्ताव रखा था कि इस सत्र में राम मंदिर के निर्माण के ऊपर अभिनंदन प्रस्ताव रखा गया। तो मैं सरकार का धन्यवाद मानता हूं कि वो हमारी जो शिवसेना की मांग थी वो आज इस 193 के चर्चा के माध्यम से पूरी चटके बचाते ही दूध फिनिश। मदर डेयरी काऊ मिल्क का यमी टेस्ट बनाए इसे बच्चों का फेवरेट, होमोजेनाइज्ड, न्यूट्रिशियस और इजी टू डाइजेस्ट। मदर डेयरी काऊ मिल्क। प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं कि राम नाम है में ऐसा क्या है जो यह नाम इतना महामंडित है। महोदय, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि राम नाम वो शक्ति है कि पत्थर भी पानी में तैरने लगते हैं, बशर्ते कि नाम भावना से नहीं पूरी श्रद्धा से लिया जाए, क्योंकि भावना निर्मल होती है तो श्रद्धा निश्चल होती है। अध्यक्ष महोदय, श्री राम सिर्फ देवता नहीं, सिर्फ महाकाव्य के नायक नहीं, श्री राम भारत की प्रेरणा है, श्री राम भारत का आदर्श है और श्री राम भारत का एक सम्मान है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण यानी इस भारत के देश के आदर्शों का पुनर्निर्माण है। कुछ सदियों पहले श्री राम का मंदिर गिराकर भारत देश की संस्कृति का अपमान किया गया था, देश के सम्मान को ठेंच पहुंची थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर पुनर्निर्माण का नेतृत्व कर देश के गौरव को फिर से खड़ा किया है। यह सिर्फ एक मंदिर की निर्मित नहीं है, ये नए भारत की निर्मित का आरंभ है। ये नया भारत किसी का तुष्टीकरण नहीं करता। ये नया भारत आज तक दबे कुचले भारतीयों को सीना तान कर चलने की हिम्मत देता है। इस नए भारत में झूठे सेक्युलरिज्म को कोई जगह नहीं है। ये नया भारत धर्म के आधार पर लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाना चाहता है। ये दुनिया का भारत दुनिया की भीख का मोहताज नहीं है। ये नया भारत दुनिया के कंधों से कंधा मिलाकर चलाता है, दुनिया का नेतृत्व करने की इच्छा रखता है। इस नए भारत की नींव श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा से रखी गई है। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से
लिखा है, ये महान कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री जी को भारत की जनता धन्यवाद तो दे रही है और प्रधानमंत्री जी इस लोकसभा के अभिनंदन के पात्र भी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये जो गठबंधन बना है, महागठबंधन, वो व्यक्तिगत रूप से आरोप करता है और अकेले प्रधानमंत्री जी, अकेले मोदी जी उनका सामना कर रहे हैं। उनका विरोध केवल मोदी जी को विरोध है। तो इसके लिए मैं मोदी जी के लिए एक गीता की एक पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। सत्य और असत्य की लड़ाई में, सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य अकेला खड़ा है। सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य अकेला खड़ा है। असत्य के साथ तो बड़ी फौज है, लेकिन मूर्खों का झुंड खड़ा है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए अथक आंदोलन करने वाले हस्तियों को देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा निश्चित रूप से सराहनीय काम किया है। इसके लिए मैं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। राम मंदिर का आंदोलन को धार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले माननीय लालकृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री माननीय लालकृष्ण अडवाणी राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए रथ यात्रा निकालकर अपने देश के 130 करोड़ हिंदुओं की इच्छा को पूरा करने की दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके लिए मैं फिर एक बार सरकार का धन्यवाद मानता हूं। माननीय अडवाणी जी के साथ ही अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के निर्माण में देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव का भी महत्वपूर्ण योगदान है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हजारों कार सेवकों ने अयोध्या में मौजूद बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया था। जब ढांचा तोड़ा जा रहा था तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सीएम मुख्यमंत्री और पीवी नरसिंह राव केंद्र प्रधानमंत्री थे। उन पर जानबूझकर बाबरी ढांचा ढहाने का भी आरोप लगाया था। दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा है कि जब बाबरी ढांचा तोड़ा जा रहा था तो प्रधानमंत्री राव पूजा पर बैठे थे और उन्होंने मौजूद सहयोगियों को सलाह दी थी कि उन्हें पूजा करते समय डिस्टर्ब किया नहीं जाए। स्पष्ट है कि अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के निर्माण की राह को आसान करने में उनका भी बड़ा योगदान रहा है। मोदी सरकार ने माननीय अडवाणी जी के बाद उन्हें भी देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का घोषणा कर देश के 130 करोड़ हिंदुओं का सम्मान किया है। तो इसके लिए मैं भी फिर एक बार सरकार का धन्यवाद मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है राम मंदिर निर्माण की राह को प्रशस्त करने में हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे जी का भी बड़ा योगदान है और 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस में उनकी भी संलिप्तता मानी गई है। हालांकि वे खुद बाबरी विध्वंस स्थल पर मौजूद नहीं थे, वे बाबरी ढांचा गिराने की रणनीति के अहम हिस्सा थे। बाला साहब ठाकरे ने स्वयं दावा किया था कि उनके संगठन ने मस्जिद गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। हिंदुत्व और हिंदू धर्म के प्रखर प्रणेता बाला साहब ठाकरे को याद कर आज हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और मस्तक ऊंचा हो जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश की इस महान हस्ती हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी को भी भारत रत्न देश देकर इस 130 करोड़ हिंदुओं का सम्मान करें। और इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार को ये भी बताना चाहता हूँ कि जिनका इस राम मंदिर के निर्माण में योगदान है तो उनका भी सम्मान होना चाहिए और कार सेवकों का तो बहुत ही बड़ा योगदान है, बलिदान है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जिन कार सेवकों का बलिदान हुआ है उनके परिवारों को एक पेंशन योजना अगर सरकार के माध्यम से चालू की गई तो उनके वो कार्य का एक बड़ा सम्मान हो जाएगा। और अंत में ये लास्ट सत्र है और लास्ट ही आज दिन है और इसके बाद लोकसभा चुनाव है और सभी लोकसभा चुनाव को जाएंगे। तो सबको मैं लोकसभा की चुनाव की शुभकामनाएं देता हूँ और जाते जाते यही बताना चाहता हूँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जय श्री राम। श्री उमेश यादव जी। Thank you, Speaker, sir. Honorable Speaker, the opportunity you have given me today to speak on the discussion on the construction of historical Sri Ram Temple and Pran Prashtapan of Sri Ram Lalla. Speaker, sir, I believe that it is one of the best and golden moment of my life. It is said that just by taking the name of
Ram, once life will be transformed. All the troubles go away, and today you have blessed my life by giving me the opportunity to discuss about Lord Rama. Sabko mera Ram Ram, Jai Shri Ram, Jai Shrivalal. Speaker sir, this is not just a temple. It is a temple of faith of every person who had dreamt for it. This is the temple of dreams of every Rama devotee who had lost his breath with this faith for almost 500 years, that one day Rama temple will be built, and it will be built at the same place where Ram Lalla was born. This Ram Mandir is a symbol of trust on individual system, judicial system, on which every Indian has a faith in law and justice. I thank the Honorable Supreme Court for historical judgment. The Ram Mandir is the symbol of crore of people who voted for Narendra Modi ji with confidence that Ram temple will be built. This Ram Mandir is a symbol of trust which say, Jo kaha wo kiya, not just limited to the old politics. Speaker sir, I come from the Banjara community who greet everyone by saying Ram Ram. There is a population of 8 to 10 crore of Banjara community in India, and this is the community whose language, culture and attire is one across the country. Every individual of Banjara community is feeling proud that he has been called for inauguration of the historic Sri Ram temple and Pran Pratisthapana of Sri Ram Lalla, and gave the befitting reply to those people who say that only upper community has been given priority for this sacred event. Because in this program, our Banjara Guru, Sri Babu Singh Maharaj ji, descendant of our spiritual Sri Sant Shrivalal Maharaj ji, along with Maharaja from my state, Karnataka, Sri Baliram Maharaj, Murari Maharaj, Sri Sidling Maharaj, along with many backward caste Sant Maharaj were invited. I would like to thank the respected Prime Minister and Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Committee for giving me such a big opportunity to my Banjara community on the auspicious occasion. My entire Banjara community of the country is looked at this invitation from you with the pride. For this, I thank you once again, sir. Speaker, sir, I would like to mention here that on 5th March 2020, when the religious guru of my Banjara community, Sri Ram Rao Maharaj ji of Paura Devi, which is called as Banjara's Kashi, located in Washim district of Maharashtra state, had met respected Prime Minister in Parliament House and invited him to the chief guest on the occasion of Ram Navami of 2020. But due to the corona epidemic, his dream remained unfulfilled, and our Maharaj had left for heavenly adorn on 30th October 2020. But today, I want to tell the House that due to our Prime Minister's, Sri Modi ji's, our Guru, Bal Tapasvi and Bal Brahmachari, Sri Ram Rao Maharaj had become immortal to the entire nation with your just one message on the Twitter and Facebook, where Modi ji had mentioned that Sri Ram Rao Bapu Maharaj ji will be remembered for his services to the society and rich spiritual knowledge. He worked tirelessly to alleviate poverty and human suffering. I had the honor of meeting him a few months ago. In this sad hour, my thoughts are with his devotee, Om Shanti. After which the entire India, across the party line, all the leaders had paid tribute to our Ram Rao Maharaj ji. And his dream was to build a grand temple in Paura Devi, and this place should be developed like other pilgrimages of Kashi and Ayodhya. After our BJP and Shiv Sena government came to power, Maharashtra today, this Tirth Kshetra has been developing with cost of 593 crores. My
by Maharashtra government. This is the biggest gift of this government to the people of Banjara community. I take privilege to thank Honorable Pradhan Mantri Modi ji, Honorable Chief Minister Eknath Shinde ji, Deputy CM Devendra Fadnavis ji, and Washim District In Charge Minister Sri Sanjay Bhau Rathod on the historical decision and building the temple in Paura Devi. Speaker sir, I come from state where every person is looking at himself with pride and saying that the idol of Ram Lalla ji has been sculpted by Sri Arun Yogiraj, our state of Karnataka. Speaker sir, I would like to thank our respected Prime Minister and Culture Minister Sri Kishan Reddy ji for celebrating Baba Lakshmi Shah Banjara Jayanti during the Azadi Ka Amrut Mahotsav at Talkotara Stadium for the first time in the history of post-independence. I would like to draw the kind attention of this august house, as we all know about Sikh 9th Guru Tegh Bahadur ji, that how he sacrificed his life for the protection of religion, but only few know that after the Shahidi of Guru Tegh Bahadur ji, it is the Baba Lakshmi Shah Banjara who has taken the risk of his life and his entire family and cremated the body of Guru Tegh Bahadur ji by setting fire to his entire house. That sacred place called Rakabganj Gurudwara is just adjacent to the Parliament House. Speaker sir, today I am saying these things because our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has fulfilled all the dreams that we had once dreamt. Speaker sir, I was in Gulbarga on the day of Ram Lalla Pran Pratishthapan. I realized how important this historical day is for every person. Everyone has lived that moment and this auspicious occasion in their own way. There were more lights and happiness in every house compared to Diwali. And in the Banjara community from which I come, there are about 5,500 tandas of Karnataka, despite being 2,000 kilometers away from Ayodhya. Every Banjara of southern state were so happy and enthusiastic as people of Ayodhya and the entire north. I thank the people of my Gulbarga constituency who had celebrated this historical day of Ram Lalla Pran Pratishthapan with happiness and peace. I would like to thank my constituency people for giving me this biggest opportunity to sit in this august house of the democracy called Parliament House. Speaker sir, I would like to mention the special thanks to Chair and entire staff who has given me support, opportunity to raise issues of my parliamentary constituency. And I am lucky that I got opportunity to speak on the last working day of 5-year period. In this regard, I thank entire house, entire staff, everybody. Thank you, sir. Thank you once again. Shri Ram Mohan Naidu. Thank you very much, Honorable Chairman, sir, for giving me the opportunity to speak on this important issue. I would like to congratulate our 140 crore Indians on the Pran Pratishtha of Ram Lalla's Mandir in Ayodhya, sir. I would like to take a moment to also congratulate our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and countless other individuals across India who strive hard and sacrificed the centuries-old dream of having the temple in Ayodhya, sir. And I also had the good fortune of visiting the inauguration of Ram Lalla's Mandir on 22nd January, accompanying my honorable leader, Shri Nara Chandrababu Naidu ji, and it's an unforgettable experience in my life, sir. I would like to remind this august house that Lord Ram has been a part of this country's identity for thousands of years. From Kashmir to Kanyakumari, from Somnath to Pasigat, Lord Ram is omnipresent. He is not only restricted to our country, but is celebrated across various other countries like Indonesia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Laos, and across the world we see him worshipped in temples in the world, sir. We remember him in joy and sadness. We call him out at our darkest times and thank him when we achieve great things. He is in the hearts of my fellow brothers and sisters, irrespective of caste, creed, or religion. He is not only a part of our collective identity, but also in our name. Sir, no matter which part of the country we are talking about, I am sure each party has a member who is named after Lord Ram. And I can proudly say, my name is Ram. I was also named after him
I was also named after Lord Sri Ram by my parents, sir, because I was born in the same Janma Nakshatra, the Punarvasha Nakshatra as Lord Ram. That is how my parents have named me. Much like other children in this country, I was raised on his stories and grew to idolize his morals, respect for society, and dedication to doing what was right by all. Even before I knew anything about politics, I knew about the virtues of Lord Rama and also Ramayana. Sir, because of his Vanvas for 14 years, he explored North and South India, and by the end of his great epic journey, he brought an integration to these regions, sir. We, the Telugu people of Andhra Pradesh, have a very close association with the journey of Lord Sri Ram, especially in places like Bhadrachalam, which is also called as Dakshina Ayodhya. Rama stayed there for a brief period during his exile and traversed through the forests of Dandakaranya, sir. And also Parnasala, which is also located near Bhadrachalam, is believed to be the place of Lord Rama, where he built a hermitage during his exile. And also another site, Lepakshi in modern-day Andhra Pradesh, this was where Jatayu fought valiantly against Ravana when he was abducting Ma Sita, sir. Sir, our connection to Lord Ram is not only limited to the legends and the wars that he fought. His divinity not only comes from the understanding that he is an incarnation of God, but also the values that he stood for. He showcased such qualities that people across religions and civilizations have a deep connection with. His ideals and morals and governance, which we dearly call as Ramarajya, have long been considered to be the pinnacle of how a government must work. Sir, we have heard many fellow speakers speak about Ramarajya. And even now also when we go to the elections, when we go to campaigning, definitely we are going to use the word more and more on bringing up Ramarajya, sir. But what is Ramarajya? Sir, I believe that Ramarajya is simply put the adaptation of Lord Ram's virtues into the governance of society. And I'd like to explain it with an example, sir. When Lord Ram decided to go to Lanka to save Ma Sita from the clutches of Ravana, his army did not consist of only one group, sir. He could have singularly taken action in considering that he was an incarnation of Lord Vishnu. He had all the powers that a single person could have had, but still chose to work collectively with various beings. From Lord Hanuman to Jatayu, from Lakshmana to Vibhishana, and even a small animal like squirrel came in support of Lord Rama, sir. And they all were with him not merely because he was God, but because he inspired them to come together and achieve collective greatness. Similarly, Ramarajya speaks about the necessity of all parts of society working collectively together. A society cannot grow if there is no collective growth. Our country would have not grown if everyone wouldn't have worked together. Keeping the ideals of Lord Ram, we need to achieve this overall benefit of the society, sir. Sir, Ram is devotion to Dharma. Ram is sacrifice and selflessness. Ram is equality and justice for all. Ram is respect and protection for women. Ram is good governance. Ram is compassion and benevolence. Ram is unity and harmony. Ram is personal integrity and honesty. Ram is discipline and perseverance. Ram is devotion and loyalty. Sir, as I conclude my speech, I would like to remind this august house that Lord Ram is prevalent across all sections, religions, and workings of our country. His ideals are relevant from education to foreign policy, from governance to communal harmony, and the ideals of Lord Ram go beyond religion and define the worldview of people of Bharata Desam, sir. For 7,000 years, these ideals have remained in the hearts and minds, defining what is right, what is wrong, what is good, and what is evil, sir. We must strive not to restrict his greatness by politicizing him, by philosophically restricting him, but rather make all efforts to live up to his legend, his ideals, and his greatness. Sir, I am reminded of the shloka, Raja Dharma Parayanaha, Raghukula Nayakaha, Satya Dharma Charitrastaha, Sri Rama Sarvada Smaraha. Jai Shri Ram. जय श्री राम। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। मैं इस मोशन की मुखालिफत में खड़ा हुआ हूं। सर, मैं शुरुआत में हबीब जालिब का एक शेर पढ़ना चाहता हूं। आप उर्दू जानते हैं और लॉ मिनिस्टर भी उर्दू जानते हैं। हबीब जालिब ने कहा था कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हर मुहिबे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ, आमिरों के गीत जो गाते रहे वही नामो दाद पाते रहे, रहजनों ने रेजनी की थी,
रहजनों ने रहजनी की थी, रहबरों ने भी क्या कमी की थी। सर, मैं अभी सुन रहा था हमारे शिंदे ग्रुप के शिवसेना के पार्टी लीडर अपनी तकरीर कह रहे थे, कहा कि 6 दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, आप ही ने कहा और कहा कि वो डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये बड़ा अजीब मौका है कि बीजेपी की ताईदी पार्टी ये कह रही है कि नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूं, और जिसने रथ यात्रा निकाला, इन दोनों को मोदी सरकार ने इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया। तो ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि सर, इस ऐवान में सियासी पार्टियां आएंगी, चले जाएंगी, आप आए, मैं आया, हम भी चले जाएंगे, मैं जमीन की गिजा बन जाऊंगा, यह ऐवान तो बाकी रहेगा। मगर सर, मैं ताजुब कर रहा हूं कि लोकसभा मुख्तलिफ आवाजों में कैसे बोल सकता है। लोकसभा तो एक ही आवाज में बोलना चाहिए, और लोकसभा भी भारत के संविधान आइन के बेसिक स्ट्रक्चर का ताबे है। और सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि 16 दिसंबर को ये ले कर देता हूं, 16 दिसंबर 1992 को इसी लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप इजाजत दीजिए तो मैं पढ़ता हूं सर। दिस हाउस, अच्छा, ये गुलाम नबी उस वक्त के मिनिस्टर थे, आज नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था। This house strongly and unequivocally condemns the desecration and demolition of the Babri Masjid at Ayodhya by and at the instigation of forces represented among others by VHP, RSS and the Bajrang Dal, which has caused communal violence in the country. Such act of vandalism was carried out not only in violation of order of the Supreme Court, but amounted to an attack on the secular foundations of our country. This House expresses anguish at the happenings and wishes to reiterate its resolve that it will ceaselessly endeavor to uphold the secular and democratic traditions of our country and for the maintenance of rule of law. और एक पैराग्राफ है, नहीं पढ़ूंगा। मैं ताजुब कर रहा हूं कि जब इस ऐवान ने एक रेजोल्यूशन पास किया तो हुकूमत आएगी जाएगी, और हुकूमत ये मोदी हुकूमत जश्न मना रही है जो 6 दिसंबर को हुआ। तो ये एक बात है सर। चौथी बात यह है कि सर, नहीं, 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन कर रहा है, और वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए निर्णय के कारण से हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, तथ्यों के आधार पर निर्णय है। वो विषय आपने बोल दिया, ठीक है, ओके। परंतु जो मंदिर का निर्माण है वो नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तथ्यों को देख करके। और एक सेकंड, आप इस्लाम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी अब कानून के। यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। अभी ASI ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था। तो इस विषय केवल यह है कि वहां पर राम मंदिर ठीक बना कि नहीं बना, वो विषय हो गया। तो कृपया इस पर यदि आप कुछ बोले तो बोले प्लीज। सर, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर भी। और मैंने रुक तो जाइए बड़ी इज्जत के साथ सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं सर। आपको मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, पैराग्राफ 1222 रोमन 17, उसमें लिखा गया है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टुक प्लेस इन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर स्टेटस को and the assurance given to this court, the destruction of the mosque and obliteration of Islamic structure was an egregious violation of the rule of law. Egregious का मतलब जो छोटी मोटी अंग्रेजी में आती है वो क्रिमिनल एक्ट कहा। और सर, आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर, मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब
और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अच्छा सर, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं सर। तो मैं अपनी बात कर देता हूं सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है, जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए, क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर यह बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सर, 49 में धोखा हुआ, 86 में धोखा हुआ, 92 में धोखा हुआ, 2019 और 22 में भी इस ऐवान के जरिए हमको धोखा दिया जा रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा यह कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? दूसरी बात यह है सर, दूसरी बात यह है कि फिर 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया, जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले, हे राम। सर, छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिमपुरा हुआ, 83 में नेल्ली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। सर, आज भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है, सर ये कोई तारीखी नाइंसाफी को इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर सर, अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो, कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो सर, मैं आपको बता रहा था, खामखा डिस्टर्ब किए सर, मुझे मेरा वक्त ले लिए निशिकांत दुबे। सर, मैं आपसे कह रहा था, मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती हैं। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर। सर, कंक्लूजन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस देश को किसकी जरूरत है? इस देश को अयोध्या में, तारीख शायद नहीं पढ़ते होंगे, मौलाना अमीर अली कौन थे?
पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे? अयोध्या के पुजारी थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और दोनों ने अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। देश को इनकी जरूरत है। देश को शंभू प्रसाद, अचन खां, ये राजा देवी बख्श सिंह के फौज में थे, अंग्रेजों से मुकाबला किया। मुसलमान की लाश को जला दिया गया और शंभू प्रसाद को दफना दिया गया। इस देश को यह जरूरत है। देश को बाबा मोदी की जरूरत नहीं है। आज भारत को अयोध्या के मौलाना अमीर अली और रामचरण दास, अचन खान, शंभू खान की जरूरत है। सर, मैं अभी सुन रहा था ये नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के बयानात को। क्या होता है सर, आप, खत्म कर रहा हूं, क्या होता है सर, जब काजी साहब गवाहों को लेकर दुल्हन के पास जाते कि तुमको निकाह कबूल है, तो दुल्हन शर्मा के खामोश बैठ जाती। तो इनकी खामोशी रजामंदी की अलामत है। जी जी। तो सर, मैं खत्म करने से पहले यह बताना चाह रहा हूं कि जब वजीर आजम जवाब देंगे तो क्या वो भारत के 140 करोड़ जनता के लिए जवाब देंगे या फिर सिर्फ हिंदुत्व की फिक्र रखने वालों का जवाब, मैं खत्म कर जवाब देंगे? मैं ये देश, दुनिया, मुसलमान देख रहा है। सर, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं, आखिर में कंक्लूड कर रहा हूं सर, 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए सर। सर, मेरा मानना यह है कि आज मैं बहैसियत एक भारत के गयूर मुसलमान के, let me stand as a tall Indian Muslim and say that the light of Indian democracy today is at its dimmest today, sir. Sir, in conclusion, मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। सबको जोड़ने की बात की जाए वो बेहतर है। जी, श्री बीबी पाटिल जी। अच्छा, सॉरी। स्पीकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे भारत विकास और आध्यात्मिक के जादू बढ़ रहा है, प्लीज माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजादी के बाद जो कुछ राष्ट्र के जीवन में महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं, उसमें से एक प्रस्ताव श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का, उसमें मुझे मेरे विचार रखने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए हृदय से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं देश की 140 करोड़ की जनता की ओर से भी आसन का, स्पीकर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सदन है वो नियम से तो चलता ही है। हर चर्चा नियमों से बंधी हुई होती है, संविधान से बंधी हुई होती है, परंतु एक मायनों में ये सदन जन चेतना का, जनता की आकांक्षाओं का और जनता की इच्छाओं की प्रवक्ता बनने का भी सदन का दायित्व है। और आज ये हो रहा है। 140 करोड़ के देश में और दुनिया भर में बैठे हुए राम भक्त जो 22 जनवरी के बाद एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना का अनुभव कर रहे हैं, इसको वाचा देने के लिए आपने समय दिया,
इसलिए देश आपका हमेशा के लिए आभारी रहेगा। मान्यवर, मैंने आज किसी का जवाब नहीं देना है। आज मैं मेरे मन की बात और देश की जनता की आवाज को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो सालों से कोर्ट के कागजों में दबी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको आवाज भी मिली, अभिव्यक्ति भी मिली। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। मान्यवर, जो इतिहास को पहचानते नहीं, ऐतिहासिक पलों को पहचानते नहीं, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देते हैं। मैं आज फिर से एक बार कहने वाला हूं मान्यवर कि 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र से भी अधिक सालों तक इस देश का ऐतिहासिक दिन है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चालू हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा, आकांक्षा और सिद्धि का दिन है। उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन भारत की, समग्र भारत की, मैं चाहूंगा कि समग्र भारत पर पूरा सदन गौर करे। 22 जनवरी का दिन समग्र भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनः जागरण का दिन आज इतिहास में बन चुका है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन मान्यवर बनने वाला है। मान्यवर, ये देश की कल्पना राम और राम चरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरित मानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। ये सबको समझना चाहिए, सबको स्वीकारना चाहिए। और इसीलिए मान्यवर, हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम दिया गया। संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया गया। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य
आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तावित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है। वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है मान्यवर। हम सब उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो 1528 वहां पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि इस देश को हम देख सकते हैं मान्यवर। भारत की संस्कृति और रामायण को अलग कर कर देखा ही नहीं जा सकता। कई भाषाओं में, कई प्रदेशों में और कई प्रकार के धर्मों में भी रामायण का जिक्र, रामायण का अनुवाद, रामायण से बनी परंपराएं और रामायण को अपने राष्ट्रीय चेतना का एक आधार बनाने का काम हुआ है। कई सारे रामायणों का उल्लेख है। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अवधी में रामचरितमानस, ओडिया में 13 प्रकार के रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, रघुनाथ रामायण, कन्नड़ में कुमुदेंदु रामायण, तोरवे रामायण, बतलेश्वर रामायण, असमिया में कथा रामायण, सप्तकांड रामायण और शंकरदेव ने भी वरगीत के अंदर रामायण का वर्णन किया। बंगला में भी रामायण मिलेगा, कश्मीर में भी राम अवतार चरित मिलेगा, बौद्ध परंपराओं में भी हनुमान जातक में रामायण का जिक्र मिलेगा, मैथिली में भी रामायण है, पंजाबी में गोविंद रामायण है। इतना ही नहीं, ओवैसी साहब चले गए, मुल्ला मसीही ने भी रामायण मसीही लिखकर सबके लिए इस आदर्श को प्रस्तावित किया है। कई सारे देशों में भी रामायण को स्वीकारा है और एक आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रस्तावित किया है। विदेशों में नेपाल, जावा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तिब्बत, ये सभी देश भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ है और उससे प्रेरणा भी ली जाती है। हमारे यहाँ आदिवासी जीवन भी एक प्रकार से अलग संस्कृति से, अलग परंपराओं से रचा बसा। उरांव में, बोडो में, संथाल में, संकाल में, बिरहोर में और छोटा नागपुर में सभी जगह स्थानीय भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ और रामायण के आधार पर अपने जीवन को आदर्श को बनाने का काम भी हुआ। मान्यवर, राम और रामायण से अलग इस देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। मान्यवर, है जो राष्ट्र की इच्छा की परिपूर्ति सम्माननीय मोदी जी के हाथ से 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में हुई है। ये लड़ाई 1528 से लड़ी जा रही है। दशकों तक ये लड़ाई चली मान्यवर, दशकों तक लड़ाई चली। लगभग 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही है। जब से अंग्रेजों का शासन था, 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का आज अंत आया है और रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान हो गए। मान्यवर, 330 साल के बाद और 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला उसकी समाप्ति हुई है और देश की आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये आंदोलन से अनिभित होकर कोई इस देश के इतिहास को पढ़ ही नहीं सकता। आज से नहीं, 1528 से हर पीढ़ी ने इस आंदोलन को किसी न किसी स्वरूप से वाचा दी और ये मामला लंबे समय तक अटका रहा, भटका रहा, लटकता रहा। आज मोदी जी के समय में ही इसको परवान चढ़ना था, ये स्वप्न को सिद्ध होना था और आज देश स्वप्न सिद्ध होता हुआ दिखा है। मान्यवर, राम जन्मभूमि का जो इतिहास है ये बहुत लंबा है। अनेक राजाओं, संतों, निहंगों, अलग अलग संगठनों और कानून विशेषज्ञों ने ये लड़ाई में योगदान दिया है। मैं आज ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपूर्ण कानूनी
और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को, ये सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं। और उनकी लड़ाई जब आज समाप्त हुई है, तब मुझे विश्वास है मान्यवर, वो जहां भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूति करते होंगे, अपनी श्रद्धा को चरितार्थ करने की अनुभूति करते होंगे। गिलहरी के समान कई लोगों ने अपना योगदान दिया और मान्यवर, ये राम सेतु जो बनना था 1528 से 22 जनवरी 2024 तक का, ये सेतु का भूमि पूजन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी के। मान्यवर, 1990 में जब ये आंदोलन ने गति पकड़ी, उसके पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का ये देश की जनता को वादा था। हमने पालमपुर कार्यकारिणी के अंदर हमने एक प्रस्ताव पारित कर कहा था कि राम मंदिर का निर्माण, इसको कोई एक धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ये देश की चेतना की पुनर्जागृति का आंदोलन है। इसलिए हम राम जन्मभूमि को मुक्त कराकर, कानूनी रूप से मुक्त कराकर वहां पर राम मंदिर की स्थापना करेंगे। अब इस देश में प्रॉब्लम क्या है साहब? जब चुनाव में घोषणा पत्र में लेते हैं तो कहते हैं चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए लिया, चुनावी वादा है। ये भाजपा ऐसे ही वादे करती है, 370 हो, राम जन्मभूमि हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ट्रिपल तलाक समाप्त करना हो। अब ये कहते हैं आप ऐसे ही वादे करते हैं और ये वोट प्राप्त करने का जरिया होता है, और जब हम इसको पूरा कर देते हैं तो बड़ी खिलाफत करते हैं। मैं आज भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मान्यवर जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। हमारी पार्टी का चरित्र है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। किस चीज का आक्रोश? हम 1986 से कह रहे हैं कि हमारा भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, संवैधानिक तरीके से। कुछ लोगों ने यहां पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो कानून की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? भारत के संविधान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे, मगर जब देश की सर्वोच्च अदालत के 5 जजों की खंडपीठ ने, और जिसकी अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आने वाले 4 चीफ जस्टिस कर रहे थे, ऐसी महत्वपूर्ण बेंच ने जब ये निर्णय लिया, तब आप कैसे कन्नी काट सकते हो? मान्यवर, निर्णय पसंद हो तो स्वीकार कर लेना, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना, और कोई निर्णय पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट के भी बड़ा बूढ़ा करना, ये ठीक नहीं है मान्यवर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने आज पूरी दुनिया में भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को उजागर किया है। दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां बहुमत समाज ने अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हमने राह देखी है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वहां पर आज भव्य राम मंदिर बना है। मान्यवर, जो बोल रहे हैं उनको भी सब मालूम है कि क्यों बोल रहे हैं। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ, इसी से देश का भी भला है और सबका भला है। मान्यवर, एक लंबी लड़ाई के बाद स्थगितता में पड़े हुए मामले को नरेंद्र मोदी जी ने एक युग परिवर्तन करने के लिए, जब मोदी जी को देश की जनता ने लंबे समय के बाद और कांग्रेस के बगैर किसी दल ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना, तब से ये लड़ाई शुरू हुई। मान्यवर, 14 से 19 तक राम जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई चली, उसका ट्रांसलेशन हुआ, सालों लगे, लाखों पेज का अनुवाद हुआ, अनुवाद होकर
कोर्ट के सामने गया, बीच में चुनाव आ गया, कोर्ट ने माना कि चुनाव के वक्त फैसला देंगे तो इसको शायद अलग दृष्टि से देखा जाएगा, कोई बात नहीं। चुनाव के बाद फिर से मोदी जी आ गए और फिर केस चला और अंततोगत्वा जब कोर्ट ने न्याय किया तब 5 अगस्त 2020 को 19 को मोदी जी ने इसकी नींव रखकर इसकी शुरुआत। मान्यवर, ये जो 20 से 24 की यात्रा है वो 20 से 24 की यात्रा भी समझनी चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन ऐसे ही नहीं चला, इसके साथ हर गांव, हर घर में हर करोड़ों राम भक्त, अनेक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत घर घर गए, शिला लेकर गए, पूजा की और वो पत्थर को राम मंदिर की शिला बनाकर अयोध्या तक पहुंचाने का काम। करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या पहुंचाई और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया, निर्णय दे दिया, तब जाकर राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या यात्रा भी की और इसके साथ साथ निहंगों ने शुरू करी हुई लड़ाई, अशोक सिंघल जी जो चरम सीमा पर ले गए थे, अडवाणी जी ने जन जागृति की और मोदी जी ने जन आकांक्षा की पूर्ति कर कर एक आध्यात्मिक चेतना का जागरण कर दिया। मान्यवर, ये पूरा आंदोलन मान्यवर जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के रूप में देखा जाएगा कि कोई एक देश अपने बहुमती समाज की धार्मिक विश्वास की पूर्ति के लिए इतने समय धैर्य रखकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता रहे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसकी पूर्ति हो। मान्यवर, ये बहुत बड़ी बात है और मैं मानता हूं मान्यवर कि ये मोदी जी के नेतृत्व के बगैर संभव नहीं था। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब और जब जजमेंट आया तब कई लोग आगास लगा रहे थे, कई लोग अनुमान कर रहे थे इस देश में रक्तपात हो जाएगा, इस देश में दंगे हो जाएंगे, इस देश में धर्म के बीच में बड़े विवाद होंगे। मगर मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। कोर्ट के जजमेंट को भी जय पराजय की जगह सबकी मान्य न्यायालय के आदेश में परिवर्तित करने का काम मोदी जी के दूरदर्शी विचार ने। और उसके बाद जब समय आया, निर्माण के बाद जब समय आया मान्यवर, उनको न्योता मिला कि वो आकर भूमि पूजन करें। 130 करोड़ की जनता के वो जनप्रतिनिधि हैं। न्यास ने उनको नेतृत्व करने का, जनता का प्रतिनिधि के नाते जब मौका दिया शिलान्यास करने का, तब मोदी जी के जो पूरा आचरण है इसको ध्यान से देखना चाहिए। मान्यवर, वो आचरण आने वाले अनेक सैकड़ों सालों तक दुनिया के सामने रहेगा और दुनिया के सामने इससे कई लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। मान्यवर, हम सब ने आचार्य गोविंद देव गिरि जी ने जो वक्तव्य दिया वो सुना है। मोदी जी को जब मौका मिला तब उन्होंने रामानंदी समाज के, संप्रदाय के और वैष्णव संतों से पूछा कि भाई प्राण प्रतिष्ठा करनी है, किसी संसारी ने करनी है, तो इसके यम नियम, इसके लिए किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए, और जो संतों की ओर से सुझाएगा उससे भी अनेक गुना कठोर 11 दिन का व्रत इस देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, 11 दिन तक सैया पर नहीं सोना, 11 दिन तक केवल नारियल पानी के साथ उपवास करना, 11 दिन तक पूरा समय राममय, राम भक्ति में रचे बसे रहना और जीवन की
उस वक्त की हर सांस को राम के साथ जोड़कर राममय बनकर प्राण प्रतिष्ठा करना। मान्यवर, ये 11 दिन में मां सबरी, गिलेरी, वानर, भालू, जटायु, ये सब के साथ जुड़े हुए देश भर में जो राम के स्थान थे, वहां जाकर राम के काज के लिए गिलेरी जैसा भी योगदान देने वालों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने का काम प्रधानमंत्री। राम मंदिर का जब भूमि पूजन का समय आया, कोई पॉलिटिकल नारे नहीं लगाए, ना मोदी जी ने इसका नेतृत्व पॉलिटिकली किया, ना हमारी पार्टी ने किया। हर रोज एक राम का भजन अलग अलग भाषा में ट्वीट कर एक भक्ति का आंदोलन शुरू किया। मान्यवर, इस देश में कई सारे भक्ति के आंदोलन खड़े हुए हैं, ढेर सारे आंदोलन खड़े हुए। मान्यवर, इस देश में भक्ति का आंदोलन कोई नया नहीं है। मान्यवर, मीरा ने चलाया, गुजरात में नरसिंह मेहता ने चलाया, रामानंद ने चलाया, एकनाथ और ज्ञानेश्वर ने चलाया, शंकरदेव और माधवदेव ने असम में चलाया, चैतन्य महाप्रभु ने चलाया, समर्थ रामदास ने चलाया। ये सब भक्ति आंदोलन ने समय समय पर देश को मजबूत करने का काम किया है, सनातन धर्म को टिकाने का काम किया है और सनातन धर्म के प्रति सबकी आस्था को बढ़ाने का काम। घनघोर अंधेरी रात में एक ध्रुव तारे की तरह ये भक्ति आंदोलन ने देश के जनमानस का नेतृत्व किया। भारत के ही छोर में 10 सिख गुरुओं ने अनेक प्रकार के बलिदान, एक दशम पिता ने तो अपना सर्वस्व दान कर दिया। इस प्रकार की त्याग की भी इस देश की परंपरा रही, परंतु ये समग्र भारत के हजारों साल लंबे सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में एक शासक ने, एक जनता के व्यक्ति ने, एक जनता के प्रतिनिधि ने अपने यम, नियम, तप और उपासना से भक्ति चेतना की जागृति की, तो इसका एकमात्र घटना नरेंद्र मोदी जी ने की। और मैं तो स्वयं अनुभव कर रहा हूं। मैं उस दिन बैठा था लक्ष्मी नारायण मंदिर में, दिल्ली में बिरला मंदिर में, जो जनता थी, जो लोग थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पूरा देश राममय हो गया था और जय श्री राम के नारे लगा रहा। मान्यवर, मोदी जी ने बड़ी शालीनता के साथ विजय के, पराजय के कोई भाव के बगैर जय श्री राम के युद्ध के नारों से पूरी दुनिया जानती है। जय श्री राम की वानर सेना का युद्ध का घोष था, पूरी दुनिया जानती है। जय संघर्ष चला तब जय श्री राम चला और मंदिर बना तो जय सिया राम हो गया। संघर्ष से भक्ति की यात्रा पूरे देश को आगे ले जाने वाली यात्रा है। मान्यवर, इतने चेतनामय वातावरण के अंदर भी विभाजन की बात करने वाले लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, समय को पहचानो, एकता के संदेश को स्वीकारो और आगे देखकर चलना शुरू करो। भारत की और हम सब की भलाई। मान्यवर, ये बहुत बड़ा संदेश मोदी जी ने दिया है और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, जिसने संन्यास नहीं लिया है, जो सन्यासी नहीं है, जो किसी पंथ संप्रदाय का उपदेशक नहीं है, ऐसा व्यक्ति और जो देश का शासक है, प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना, भक्ति की चेतना खड़े है। ये दुनिया में ऐसी मिसाल शायद ही कहीं नहीं मिली। मान्यवर, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, इस सदन में खड़े होकर गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी जी मेरे नेता है, मेरे पार्टी के नेता है, मेरे पार्टी के प्रमुख नेता है। मान्यवर, मोदी जी ने एक ऐसा नेतृत्व दिया जिसने अनेक समय पर नेतृत्व के गुण क्या होते हैं इसका परिचय देने का काम किया। अच्छे समय में भी किस प्रकार से संयम रखना चाहिए इसका एक उदाहरण स्थापित करने का काम किया और हर समय पर निर्भयता के साथ, संवेदनशील, सजग,
और जन भावनाओं को समर्पित नेतृत्व कैसा होता है इसका उदाहरण दिया। इनके 10 साल के कालखंड के अंदर अनेक प्रकार के पड़ाव आए हैं। ये भी राम जन्मभूमि के आंदोलन जैसे ही पड़ाव रहे हैं, क्योंकि जो गड्ढा ये खोद कर गए थे वो गड्ढे को भरकर उसमें महान भारत की इमारत बनाना ये राम मंदिर की यात्रा से कोई कम यात्रा नहीं है मान्यवर। सबसे पहले मैं कहता हूं कि जो आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो बदहाली करी थी, जो पॉलिसी पैरालिसिस वाली गवर्नमेंट थी, सैकड़ों पॉलिसियां बनकर आज 11वें नंबर से 5वें नंबर पर हमारे अर्थतंत्र को ले जाकर एक नीति के आधार पर चलने वाला राज्य, नीति के बनाने वाले नेता कैसा होता है उसका उदाहरण दिया। कोविड आया तो भयभीत हुए बगैर, सरकार की मशीनरी कम पड़ जाएगी, जब तक आंदोलन पूरा देश नहीं लड़ेगा इससे हम नहीं लड़ पाएंगे, वो जानते हुए एक मोर्चे पर वैक्सीन का इनोवेशन का काम चालू रहा, दूसरे मोर्चे पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन का काम चालू रहा, तीसरे मोर्चे पर हर गरीब के घर में अनाज पहुंचाने का काम चालू रहा, चौथे मोर्चे पर जो कोविड के दर्दियों की शुश्रूषा कर रहे थे उनका नेतृत्व करने का काम चालू रहा, और 5वें मौके पर जनता कर्फ्यू, दिया जलाना, थाली बजाना, हंसने वाले आज रोड पर घूमते हो गए, उनको मालूम नहीं है पूरी दुनिया मोदी जी के संवेदनशील और समग्रता से भरे हुए नेतृत्व को आज स्वीकार। मान्यवर, यही समय में कोविड का पड़कार भी आया, यही समय में 62 की तरह चीन ने अपना मुंह दिखाना शुरू किया, दृढ़ता के साथ नेतृत्व छाती सीना तान कर खड़ा रहा, हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन नहीं। कई बार हुआ था इसी समय में पूंछ और पुलवामा में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर नेतृत्व की वीरता का भी परिचय दिया और घर में घुसकर जवाब देने का काम किया। हजारों बच्चों जब परीक्षा के वक्त आत्महत्या करते थे, ट्रेस में आते थे, मनोरोग के शिकार बनने थे, एक पिता की तरह एक प्रजावात्सल नेतृत्व का परिचय देते हुए प्रजा परीक्षा पे चर्चा की भी बात। और जब मौका राम मंदिर का आया तब एक सन्यासी की तरह, एक भक्त की तरह गौरवपूर्ण तरीके से आध्यात्म को जागरूक करते हुए आध्यात्मिक चेतना का जागरण करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुत लंबे समय से इस देश को ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी। 70 साल तक, 68 साल तक देश ऐसे नेतृत्व में भटकता रहा, लटकता रहा। 130 करोड़ की जनता ने मोदी जी को चुनकर एक सर्वगुण संपन्न नेता को चुनकर देश की सभी चुनौतियों को समाप्त किया। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं, ये राम मंदिर का निर्माण, वो राम मंदिर में रामलला की बाल प्रतिमा, मनोहरी दृश्य, आंख बंद कर देते तो सामने वो प्रतिमा दिखाई पड़ती। इतनी मनोहरी प्रतिमा बनाने का काम हुआ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। मान्यवर, एक प्रकार से समग्र भारतीय संस्कृति को मोदी जी के माध्यम से एक अभिव्यक्ति का काम हुई। मान्यवर, राम का जीवन ही अपने आप में परिपूर्ण, बचपन में ही शिक्षा संस्थानों की रक्षा के लिए विश्वामित्र के वहां रावणों का वध किया, अहल्या को सम्मान दिया, मां सबरी को गले लगाकर इस देश के गिरिजन और पिछड़े लोगों को गले लगाने का काम किया, महिलाओं का सम्मान किया और गिलहरी, गिद्ध, वानर, रींछ, वनवासी सबको जोड़कर सत्य पर सत्य की विजय का झंडा श्री राम ने फहराया। और मोदी जी ने जब ये अयोध्या बन रही है, ढेरों लोगों ने, मैं आज सबके बीच में कहने से मेरी अपने आप को रोक नहीं सकता, ढेरों लोगों के प्रस्ताव कि अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को श्री राम का नाम दिया जाए। बड़ा लोक लुभावन प्रस्ताव, परंतु मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि का नाम देना। सारे मौकों पर दशरथ का, सीता माता का,
चौराहे पर नाम देने का प्रस्ताव आया था, मोदी जी ने कहीं जटायु को रखा, कहीं गिलहरी को रखा, कहीं हनुमान को रखा। मान्यवर समग्र समाज साथ में लेने का काम किया। मान्यवर ये जो मंदिर बना है उसके निर्माण में भी पूरे समाज को साथ में रखने का काम किया गया है। मान्यवर मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि इसमें देश के हर हिस्से को स्थान देने का काम मंदिर के निर्माताओं ने किया है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां से कुछ नहीं आया है। हर प्रदेश और आसपास के सभी देशों से राम काज के लिए कुछ न कुछ समर्पित हुआ है। सबकी भूमिका पूरे समाज को जोड़कर मान्यवर ये मंदिर बना है। ये सामाजिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण मंदिर है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अद्भुत उदाहरण मंदिर है। मान्यवर अयोध्या में राम मंदिर विध्वंस के सामने विकास का विजय है। मान्यवर अयोध्या में राम मंदिर धर्मांधता के सामने आध्यात्मिकता और भक्ति का विजय। मान्यवर भारत के गौरवमय युग की ये शुरुआत है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ते का प्रशस्तीकरण का पॉइंट है और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के रास्ते की मान्यवर शुरुआत है। मैं जरूर मानता हूं कि सालों से सदियों से इस देश के प्रेरणा पुरुष रहे, जिनके चरित्र से न केवल इस देश पूरी दुनिया संदेश लेती है, ऐसे प्रभु श्री राम को मूर्ति का अपने निज घर में स्थापन से इस देश का जो नया युग शुरू हुआ है ये बहुत शुभांकर होगा और आने वाले दिनों में 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी और ये शुभांकर शुरुआत हुई है, उसको गंतव्य स्थान पर ले जाने का काम करेगी। मान्यवर मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शब्द और विचार श्री बीबी पाटिल। स्पीकर सर, मुझे सदन में बोलने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे भारत विकास और आध्यात्मिकता के जादुई पथ की ओर बढ़ रहा था, यहाँ हम अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ आध्यात्मिक सद्भाव में एक नया युग में प्रवेश कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह को लेकर पूरे देश में ज़बरदस्त उत्साह है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना है। इसे हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था। इस प्रकार का अयोध्या राम मंदिर आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उसी के साथ साथ अयोध्या राम मंदिर का आर्थिक महत्व भी है। उम्मीद है कि राम मंदिर अयोध्या को एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने में योगदान देगा। भारत आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हमेशा विश्व गुरु रहा है और अंतरिक्ष और प्रौद्योगिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी नई बुलंदियां पर पहुंचने के साथ साथ हम विकास और आध्यात्मिकता के बीच महान संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण बन गया है। इसी संदर्भ में 22 जनवरी 2024 ने विविधता के हमारे गौरवशाली इतिहास में एक और अध्याय जोड़ा गया है। अयोध्या राम मंदिर न केवल हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, बल्कि उन्नत वास्तुकला का एक नमूना भी प्रस्तुत करता है। अयोध्या को एक पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यह महाकाव्य रामायण में वर्णित धर्मात्मा राजकुमार भगवान श्री राम का जन्मस्थान माना जाता है। अयोध्या राम मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के अलावा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अयोध्या राम मंदिर का एक बहुत बड़ा आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि उम्मीद है कि यह बड़ी संख्या में अगुतों को आकर्षित करेगा और अयोध्या के आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह न केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा, बल्कि मंदिर के आसपास नए व्यवसायों को भी आकर्षित करने में काम में आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये प्राचीन और आधुनिक दोनों मूल्यों वाले नए भारत ये प्राचीन और आधुनिक दोनों मूल्यों वाले नए भारत का एक महान उदाहरण है। एक और राम मंदिर आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, दूसरी ओर एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और वृद्धि का योगदान भी है। मैं यहाँ एक और भी उल्लेख करना चाहूँगा कि मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में
जहराबाद में तेलंगाना स्टेट में कई मंदिर है, जिसमें जहरा संगम केतकी संगमेश्वर मंदिर माना जाता है, जो दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है। कई प्राचीन मंदिर है, जैसे मिर्ज़ापुर का हनुमान मंदिर है, दुर्की में सोमलिंगेश्वर मंदिर है, रामरेड्डी में काल भैरव स्वामी मंदिर है। ऐसे अलग अलग मंदिरों के महत्व रखने वाले सभी मंदिरों का विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से काम होना चाहिए। ऐसा मैं और एक बार केंद्र सरकार को मैं विनती करता हूं। अध्यक्ष के माध्यम से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब कृपया इस पर ध्यान दें और इन प्राचीन मंदिरों को विकसित करके उन्हें उचित महत्व दे, क्योंकि विकसित होने पर ये मंदिर तेलंगाना और मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आध्यात्मिक पर्यटनों को भी बढ़ावा देंगे और आसपास के राज्यों को बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नवा कुमार सरनिया जी। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया है और उसके दिशा निर्देश में जो राम मंदिर बना है और 22 जनवरी को जो हिस्टोरिकल डे है उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा हो, उसके लिए मैं देश भर के सभी करोड़ों हमारा राम भक्तों और सनातनी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, शुभेच्छा हो। सर, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, ये हमारा जो आदिवासी लोग है प्रकृति पुजारी है, उन लोग भी चाहते हैं जो हमारा सोना वाला हो या बाठा वाला जो भी हो, उन लोग भी चाहते हैं उनका भी धर्म का, उनका भी जो विश्वास है उसको भी इतना ही ये मिले, सम्मान मिले। मैं हमारा मोदी जी से, हमारा अमित जी से चाहूँगी जब उन लोगों को भी सुना जाए और उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि जो राम का हिस्ट्री है या उनका जो आइडियल है वो हमारा असम में भी हमारा अमित शाह जी ने बोला ही है। हमारा शंकर देव और माधव देव ने जब भक्ति आंदोलन था उसी टाइम प्रसार हुआ था और आदिवासी ने भी उनका लड़ाई के टाइम में जो भद्रशालियों का पता, मुझे भी मौका मिला था लास्ट ईयर में उसको विजिट करने का, तो भी हमको सुनने में मिला जो वही से ही सीता देवी किडनैप हुआ था और हमारा आदिवासी लोगों ने बहुत सारा उसको मदद किया है। और जो हमारा लोग सोचते हैं जो राम राज्य लगभग ये सपनों का राज्य है, वह न्याय होगा, शांति होगा, भाईचारा होगा। हम चाहेंगे आने वाला दिन में भी हमारा भारतवर्ष में न्याय, शांति, अमन हो, यही हम उम्मीद करते हैं। और हमको 2 बार संसद सुन के भेजा है हमारा लोगों ने, तो मैं उन्हीं को यही से बधाई देता हूँ। और आने वाले जो इलेक्शन में सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। कौन जीते कौन आए वो कोई बात नहीं है, लोगों ने जिसको आस्था भरोसा रहेगा वो भी आएगा। और मेरे तरफ से संसद में जो लोग जिम्मेदार है, जो लोग यहाँ हमारे सेवा करते, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और ज़रूर हम देश को आगे जाएंगे और इसी दिन में हम भी चाहेंगे हमारा बीच ऐसा कुछ ऐसा बात ना हो ताकि हमारे में तगरब बढ़े, हिंसा बढ़े। हम चाहेंगे हमारे देश में अमन और शांति हो। यही बात रखते हुए मेरे जो बोलने का बारी है मैं वही भी हूँ। धन्यवाद। श्री धैर्यशील माने। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस पावन अवसर पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं सर्वप्रथम सभागृह में उपस्थित सभी मेरे भाइयों का, बहनों का मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहूँगा। आप एक ऐसी लौती संसद है कि 500 सालों में पहली बार ऐसा दिन आया है कि जहां प्रभु रामचंद्र जी का रामलला जी का आगमन अयोध्या में हुआ और उसका सम्मान करने का भाग्य इस सारे संसद को मिला है। मैं सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं ये सोच रहा था, अभी अमित शाह जी का भाषण हो रहा था कि इतनी कठिनाइयों के बाद इसी काल में क्यों रामलला जी का जो स्थापना हुई, पद या उनकी प्राण प्रतिष्ठापना हुई, वो अभी क्यों हुई। तो निश्चित रूप से मुझे ये महसूस हुआ कि किनके हाथों से, कर कमलों से ये प्राण प्रतिष्ठापना हो, ये जनता ने नहीं तय किया, किसी कोर्ट ने नहीं तय किया, ये प्रभु रामचंद्र जी ने तय किया था कि उनके किनके कर कमलों से ये स्थापना हो। और वो जो चुनाव था वो किसके आधार पे हुआ,
वो धर्म पे के आधार पे हुआ चुनाव नहीं था, वो मोदी जी के कर्मों के आधार पे किया गया चुनाव था, जो प्रभु रामचंद्र जी ने उनके कर कमलों से इस देश में स्थापित होने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से आज एक भाग्यशाली दिवस है जिसमें हम सभी लोग इस लोकतंत्र के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। 2 मंदिरों का उद्घाटन सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है। राम जन्मभूमि में प्रभु रामचंद्र जी का तो हुआ ही है, लेकिन लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा मंदिर आज जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके हम सदस्य हैं, उसका भी उद्घाटन सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है। यह इतिहास में लिखा जाएगा। जो भी सदस्य इस सभागृह में है, वो एक ऐतिहासिक क्षण में यहां है जहां देश भर में बहुत सारे ऐसे प्रासंगिक चीजें हो गई होंगी, लेकिन यह ऐसा प्रसंग है कि जिसमें इतिहास में स्थान मिलने वाला है। निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली हूं और आप सभी के बीच बात करने का मौका इस माध्यम से यहां मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूं। मेरे दादाजी भी इस संसद के सदस्य थे। एक आज ऐसा दिन है कि जहां 5 साल पूरे होने आए हैं और आज उसका आखिरी दिन है। क्लास का आखिरी दिन जब होता है, वैसी स्थिति मन की हर एक की है। कल एग्जाम में वापस जाना है, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले निश्चित रूप से हमें हमेशा कोसा जाता था कि राम के नाम पे राजनीति की जाती है। हम राजनीति नहीं करते, हम नीति में राज ढूंढते हैं। राज करने के लिए जो राजधर्म का पालन करते हैं, जो सिंगल की यहां स्थापना की गई है मोदी जी के द्वारा, आप सभी के आस्था का, भारत देश के आस्था का, यह भारतवर्ष के आस्था का वो प्रतीक है। और निश्चित रूप से राजमार्ग चलने के लिए, राजधर्म का पालन करने के लिए वो हमेशा उसकी चेतना हमें देता रहता है। निश्चित रूप से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि परिवारवाद के बारे में बात की गई, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा जो अपने कर्मों से आगे बढ़ता है उसको परिवार का नाम नहीं देना, ये कल मोदी जी ने कहा। और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल है वही बनेगा। ये निश्चित रूप से यहां जो काबिल लोग बैठे हुए हैं उन्होंने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया है। आज मैं कुछ चीजों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को राम नहीं दिखता है, राम झूठे हैं, राम थे ही नहीं, ऐसा एफिडेविट करके कुछ लोगों ने यहां लिखा दिया था। लेकिन मैं हमें तो राम दिखता है, लेकिन कहां दिखता है मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। कन कन में हमें राम नजर आता है। बस्ती धुएं से जो उज्ज्वला माता, कन कन में हमें राम नजर आता है। गरीब का जनधन में खुला खाता, कन कन में हमें राम नजर आता। सर्व शिक्षा से बच्चा जो स्कूल जाता, कन कन में राम हमें नजर आता। जो किसान सम्मान का बीज बोता, कन कन में हमें राम नजर आता। युवा स्वयं रोजगार मुद्रा से पाता, कन कन में हमें राम नजर आता। आयुष्मान से चिरायु निर्धन होता, कन कन में हमें राम नजर आता। ग्राम जल जीवन का स्वच्छ जल पीता, कन कन में हमें राम नजर आता। हर कन में हमें राम नजर हर दौर में यहां नजर आया है। पूर्व में था, आज भी है और कल भी। राम राज्य का स्थापना करने के लिए जो मोदी जी ने हमें दिशा दिखाई है, निश्चित रूप से राम के चरणों को स्पर्श करते हुए निश्चित रूप से वो मार्ग पे चलने का काम हम सभी करते रहेंगे। और आने वाले समय में, अगले समय में आप सभी को आने वाले चुनाव का भी मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री गिरीश चंद्र जी। सभापति महोदय, आज मुझे आपने नियम 193 के ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण के तहत सदन में हो रही चर्चा में आपने बोलने का मुझे मौका दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, हमारा देश भारत के संविधान के अनुसार चलता है और भारत के संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर को
समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यस्त गरिमा और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रत करते हैं। यह हमारे देश भारत के संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान की मूल आत्मा है। हमारी बहुजन समाज पार्टी अपने भारत के संविधान के मुताबिक एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश की समृद्धता, एकता, अखंडता को ध्यान में रखकर, चाहे हिंदू भाई या मुस्लिम भाई हो, दोनों की भावनाओं को ध्यान में रखकर संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार डिस्प्यूटेड जमीन 2.77 एकड़ राम मंदिर को दिया और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम भाइयों के लिए 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने की भी देने का काम किया। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया और अयोध्या में जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ उसका भी बहन कुमारी माइती ने इसका समर्थन करने का काम किया है। इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर जब मस्जिद को लेकर भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो फिर भी उसको हमारी पार्टी उसका भी स्वागत करती है। और क्योंकि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तथा अन्य सभी धर्मों का पूरा सम्मान करती है, बहुजन समाज पार्टी इसका बिल का समर्थन करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहंती जी। सर, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। सर, श्री राम हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। सर, मनुष्य जब गलतियां करता है तो उन गलतियों को सुधारना भी मनुष्य की जिम्मेदारी होती है सर। और जैसे कि हमारे देश में सर हम बोलते हैं अतिथि देवो भव। हमेशा से हम हिंदुस्तानियों ने हमारे अतिथियों का दिल खोलकर स्वागत किया है और आगे भी करते रहेंगे। पर कुछ ऐसे अतिथि जिन्हें हमने दिल खोलकर स्वागत तो किया, पर उन्होंने ना सिर्फ हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया, ना ही हमारे साथ खिलवाड़ किया, बल्कि उन्होंने हमारे भगवान को भी अपमानित किया था सर। और जिसके वजह से मैं ये बोलना चाहूंगा कि किसी एक जगह पर एक बार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कई जगहों पर बार बार किया उन्होंने। और आज जब हम उसके बदले में भगवान श्री राम का मंदिर के स्थापना की बात करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, तब सर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और सिर उठाकर हम बोल पाते हैं कि हाँ, ये हमारे भगवान है, हमारी आस्था इनमें है। और जिस सोच और जिस राम राज्य का सपना हमने देखा है सबने, हम तो सर पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे पूर्वज जिन्होंने इतने सारे अपने त्याग और बलिदान की वजह से आज हमें इतना सुंदर देश में रहने का हमें मौका दिया है, राम मंदिर की स्थापना होने का हमें मौका मिला, देखने का, दर्शन करने का। सर, मैं उसके साथ ही साथ ये बोलना चाहूंगा कि ओडिशा में सर जब हम राम की बात करते थे तब मैं सर कृष्णा की बात भी करना चाहूंगा। मैं उस जगह से हूं जिसे जगन्नाथ धाम बोला जाता है, पुरी धाम। 4 धामों में से एक धाम पुरी धाम, जगन्नाथ धाम है। और प्रभु श्री जगन्नाथ को हम श्री राम के साथ भी हम मानते हैं, वो एक ही है। भगवान के कई अवतार हैं, कई जन्म उन्होंने अवतार लिए हैं, पर जगन्नाथ जो है, श्री राम भी वही है, कृष्णा भी वही है। और अभी कुछ दिन पहले ही सर, मैं आपकी इजाजत से थोड़ा ओडिया में बोलना चाहूंगा सर। सर, किछि दिन तले 17 जनवरी रे ओडिशा सरकार आम मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक सारंकर नेतृत्व रे सर पुरी जगन्नाथ मंदिर जो सुंदर परिक्रमा पूरी सर, ये सर इतना भव्य, एते सुंदर, एते भव्य सर बनै चंती। मु पिलाटी दिनरू पूरी एते सुंदर देखा जीव बोली सर स्वप्न भी मु कोन सर केही भी देखि नथिले, किंतु आज पूरी जतला में जाउचु तार परिक्रमा नउचु सर, लागुची कि आम देश रे एते सुंदर मंदिरटी अच्छी एठी जो कुहा जाउची हमर ओडिशा ये रे इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। इट इज वेरी वेरी ट्रू सर। भारतर सबुठु सुंदर जगह मु समस्त को निमंत्रण दबा को चाहिए आपण को माध्यम रे आम ओडिशा को आसंतु सर। श्रीक्षेत्र पुरी जगन्नाथ धाम सर आसंतु, दर्शन करंतु, महाप्रसाद पांतु, जगन्नाथ दर्शन करी मु एतिके आपण को विश्वास दे परिबी
कि जगन्नाथ होचंदी जगतर नाथ, पूरा जगतर नाथ आम जगन्नाथ मानु एवं तांको छाया रे तांको आशीर्वाद रे जी भी आसी सर तार जीवन रे केबे कोनोसी जगह रे क्षति हेनी कि केबे हार मानि नांती से माने आउ सेही विश्वास को जगन्नाथ संस्कृति को जगन्नाथ विश्वास को आम ओडिशा आम नेता नवीन बाबू सबु बेले मानि आसीचंती एवं समस्त आम सम्मान देइचु। आउ सर जगन्नाथ और रामन भितर जो मुझे कथा होची से गोटे छोटिया अनुरोध करने चाहिए। जदियो केंद्र सरकार बा रेल मंत्री किछि दिन तले घोषणा करथिले, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा रेल मंत्री जी से, जो उन्होंने घोषणा किया था कि पुरी से अयोध्या तक की ट्रेन लाइन चलेगी। मैं चाहूँगा कि उसको तुरंत से तुरंत उसको कैसे लागू किया जाए, वो ट्रेन चालू हो और रोज चले वो ट्रेन, और पुरी से अयोध्या तक और पुरी से कटरा वहां तक भी 2 ट्रेन की मैं मांग रखना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से। और सर आखिर में ये बोलना चाहूंगा कि राम राज्य और भगवान श्री राम सबसे प्यार करते थे। जैसे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा कि छोटी सी गिलहरी से लेकर वानर और भालू गरुड़ इन सबसे भी प्यार उनको था। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम उस संस्कृति से हैं सर। हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं होता, ये जीने का तरीका होता है। इट्स अ वे ऑफ लिविंग, जहां पर हमें सिखाया जाता है कि हर धर्म का हम सम्मान करें, हर धर्म की इज्जत करें और हम उसी में जीते हैं, उसी में आस्था रखते हैं। इसलिए सर मैं ये विनती करना चाहूंगा सबसे कि पूरे देश में जिस तरह से प्यार और शांति का वातावरण अभी चल रहा है वो बना रहे। इसमें राम को लेकर किसी ने राजनीति करने का कोशिश कभी नहीं किया। अगर कर रहे हैं तो उनका विचार, उनके बारे में भगवान श्री राम करेंगे। हम सबको पता है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो उन आक्रांताओं की तरह ना बने। देश में एकता बनी रहे, आस्था बनी रहे, भगवान पर विश्वास बना रहे, यही प्रार्थना करना चाहूंगा सर। और बाकी आखिर सर खत्म करूंगा क्योंकि आज आखिरी दिन है यहां पर इस सदन में, इस 17th लोकसभा। आशा करता हूं कि सबका फिर से यहीं पर मिलन होगा 8वीं लोकसभा में भी। पर मैं इस बात से भी गर्वित हूं कि पुराने सदन में, पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी बैठने का मौका हमें मिला और नए बिल्डिंग में भी हमें बैठने का मौका मिला। मुझे तो सर इतना आशीर्वाद मिला कि पुराने बिल्डिंग में जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हाउस हम बोलते हैं सर, वहां पर राज्यसभा में भी बैठने का मौका मिला, लोकसभा में भी, और नए सदन में यहाँ पे बैठने का मौका मिला। बहुत कोरोना जी सर, बहुत मेरा मतलब धन्यवाद सभी को रहेगा। और इतना चाहूंगा कि सब बहुत खुश रहे, एक साथ रहे, हमेशा भाईचारा बना रहे हमारे देश में, और जगन्नाथ श्री राम इन सब में हम विश्वास अपना बनाए रखें। जय हिंद सर, जय जगन्नाथ, जय भारत, वंदे उत्कल जननी। श्रीमती नवनीत राणा। आज जय श्री राम। मैं अध्यक्ष महोदय जी, सभी ने कई वर्षों से सुन रहे हैं, हमारे तो लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, इतने वर्षों से राम जी का वनवास इस देश के प्रत्येक नागरिक ने, और हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी पिछले कई वर्षों से हमने राम जी के मंदिर के बारे में, उनके इतिहास के बारे में सब पढ़ना लिखना सबने शुरू किया। कई ऑपोजिशन के लोगों ने हमेशा, मोदी जी पिछले 10 वर्षों से ये देश में एज ए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो उनको हमेशा ही चिढ़ाते थे राम जी का नाम लेके कि राम भगवान के नाम से आपने अपने एजेंडा में डाला था, अब क्या हुआ, कब तारीख बताएंगे, कब राम भगवान का मंदिर बनाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसे बदनसीब लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, जिनके पास 50-60 वर्ष रहने के बाद रामलला का मंदिर नहीं बना सके, ना ही राम भगवान को उनकी जगह पे स्थापित कर सके। और ऐसे भी कई लोग होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसे, जो 10 वर्षों में तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया और भव्य पूरे विश्व में हमारी आस्था को कहीं मरने नहीं दिया, और मंदिर को स्थापित करके मंदिर भगवान के, राम भगवान के मंदिर में उनकी पूजा आस्था भी हुई। मैं ये बताना चाहती हूँ सर, राजा कैसा होना चाहिए, तो राजा भगवान राम जी जैसा होना चाहिए। भाई कैसा होना चाहिए, तो भाई लक्ष्मण जी जैसा होना चाहिए। लोकतंत्र के राजा
कैसा होना चाहिए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसा होना चाहिए। ये देश का बच्चा बच्चा कह रहा है सर, ये हमारी आवाज नहीं, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता है, जिनका विश्वास है राम भगवान जी के लिए, जिनकी आंखों में आस थी कि कोई ऐसा आएगा जिनके हाथ से ये होगा, और लोकतंत्र का मजबूत करने वाले भाई कैसे होने चाहिए, तो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे होने चाहिए। सर, अभी मैंने एक ओवीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के बैठी थी, इनके नसीब में नहीं थी। वो जिन्होंने, राम जी ने खुद ये क्या निश्चिंत करेंगे राम भगवान के मंदिर का और राम भगवान जी के समय का, ये तो भगवान ने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना है कि जिनके हाथ से ये होना था और इस देश में हुआ है, पूरे विश्व ने वो देखा है। सर, बहुत सुंदर है सर। 4 लाइन कहना चाहूंगी मैं कि तब राम मिले थे लक्ष्मण को सेवा में, अब राम मिले हैं राष्ट्र के सेवा करने से। तब राम मिले थे भारत को शासन करने में, अब राम मिले हैं अपने राष्ट्र धर्म निभाने में। तब राम मिले थे बजरंग बली के सीने में, अब राम मिले हैं राम के नाम जप करने में। तब राम मिले थे शबरी की झूठे बेर खिलाने में, अब राम मिले हैं भूखे को भोजन करने से। तब राम मिले थे, और आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी सर कि तब राम मिले थे अयोध्या को मर्यादाओं में, आज अब भी राम मिले हैं भारत के पहचान में। मैं इस देश के जितने भी सर, उस दिन जिस दिन राम मंदिर का स्थापना हो रहा था, हमारे राम लल्ला जब स्थापित हो रहे थे, उनकी पूजा हो रही थी, हर किसी के इस देश में रहने वाले की आंखों में वो आंसू थे कि आज तक हम अपने घरों में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अपने छतों में हैं, पर जिस भगवान के आस्था पे ये पूरा देश चल रहा है, उनको ही हम उनका घर नहीं दे पाए। पर ये पिछले 10 वर्षों में जो चमत्कार इस देश ने किया है, आने वाले समय में वो उससे भी ज्यादा बड़ा चमत्कार हमारे देश के प्रधानमंत्री और जिनका भी योगदान ये मंदिर के लिए है, सभी कार सेवक, सभी संत, सभी महाराज, जिन्होंने भी आस्था बांध के रखी थी। ऐसे कई संत हैं जिन्होंने 35 वर्ष उस टीन के झोपड़े में रखकर राम जी की पूजा की है। तो मुझे लगता है उन सभी को दिल से नमन करना चाहूंगी। हम इतने बड़े नहीं कि उन्हें नमन भी कर पाए, क्योंकि जिनके रक्तों से वो एक एक ईंट बनी है, मुझे लगता है उनको नमन करने से उनका भुगतान नहीं होगा। पर इस पार्लियामेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी और जितने भी पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर बैठे हैं, ये आज का इस टर्म का, इस समय का आखिरी पार्लियामेंट स्पीच हमारा सभी का है। तो सभी हमारे आदरणीय पार्लियामेंटेरियन से, आपसे स्पीकर साहब, हमारे बिरला साहब से, हमारे मंत्री जी से, सबसे मैं आशीर्वाद लेंगे कि इस मैदान में उतरे हैं तो जय श्री राम का नारा लेके फिर वो मैदान उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री फतेह करेंगे। इतनी ही प्रार्थना मैं राम भगवान से करती हूँ और सभी से आशीर्वाद लेती हूँ। जय श्री राम। श्रीमती संगीता आजाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे रूल 193 के तहत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपकी आभारी हूँ। भगवान श्री रामलला 500 साल बाद तिरपाल से निकलकर अपने घर में स्थापित हुए हैं। मैं और मेरे क्षेत्र लालगंज आजमगढ़ की तरफ से सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। सर, उत्तर प्रदेश का एक विशाल प्रदेश है और उस विशाल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है आजमगढ़, जहाँ एक तरफ काशी है, एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ गोरखनाथ है, तो बीच में है आजमगढ़। पूर्वांचल का दिल है आजमगढ़, जहाँ गंगा जमुना की तहजीब है, मंदिर की घंटी है, मस्जिद की अजान है आजमगढ़, कैफी आजमी की शायरी है और महापंडित राहुल सांस्कृतायन की नगरी है आजमगढ़। सती अनुसुईया के तीनों पुत्रों चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि और दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि है आजमगढ़। यह वो धरती है जहां महाभारत काल में
सांपों को मारने का यज्ञ राजा जन्मजय ने किया। यह पावन अवंतिकापुरी धाम है आजमगढ़। यहाँ गुरु नानक के 8वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब की चरण पादुका है। यहाँ माता सती की जंगा जहाँ गिरी है वह पावन परमेश्वरी शक्तिपीठ है आजमगढ़। कहते हैं जब राम जी वनवास गए तो यहीं टॉस नदी के कोल घाट पर गणेश जी की मूर्ति बनाकर गणेश पूजन कर उन्होंने अपना वनवास का प्रारंभ किया। ऐसा बड़ा गणेश मंदिर है आजमगढ़। बाबा भंवरनाथ का पावन मंदिर है आजमगढ़। कुछ काफिरों ने मेरे शहर को बदनाम भी किया, लेकिन उस बदनामी में भी आबाद है आजमगढ़। यहाँ अमन है, प्यार है, भाईचारा है, खुशहाली का नाम है आजमगढ़। मुझे गर्व है कि मैं उस ऐसी धरती से आती हूँ जिसने देश को साइंटिस्ट दिए, IAS दिए, इंजीनियर्स दिए, डॉक्टर्स दिए, मंत्री दिए और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तक दिया। जय हो आजमगढ़। आज 17वीं लोकसभा का अंतिम सदन है, लेकिन एक नई शुरुआत है आजमगढ़। मैं एक विनती के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगी कि जो विकास की गंगा काशी से लेकर सरयू तक जा रही है उसमें तमसा और घाघरा को भी शामिल करें। मेरे शहर को काशी और अयोध्या सर्किट से जोड़ा जाए ताकि पर्यटन और रोजगार के दरवाजे खुले, लोगों का पलायन रुके और मेरी शहर की तरक्की हो। और मैं सरकार को एक और बधाई भी देना चाहती हूँ कि हाल ही में किसानों के नेता माननीय चौधरी चरण सिंह जी, PV नरसिम्हा राव जी और हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है। साथ ही मैं मांग भी करती हूँ कि माननीय कांशीराम साहब को और मुलायम सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में 1 वोट का अधिकार तो दिया, लेकिन करोड़ों दलितों, शोषितों, गरीबों और सर्व समाज को उस एक वोट की कीमत समझाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब और मान्यवर मुलायम सिंह जी ने किया। अपने वोट से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री पद तक कैसे पहुंच सकते हैं, समाज में चेतना जगाने का काम इन दोनों महापुरुषों ने किया। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि मान्यवर साहब को और माननीय मुलायम सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूं। मैं अपनी लोकसभा लालगंज की जनता की भी आभार व्यक्त करती हूं, जिसने मुझे अपनी आवाज बनाकर यहां तक भेजने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आजमगढ़। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। 17वीं लोकसभा के अंतिम दिन आपने मुझे श्री राम मंदिर निर्माण एवं भगवान राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा की इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी भावनाएं व्यक्त करने का ये अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश अपनी सांस्कृतिक पहचान के बिना अधूरा है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक पहचान हमें हमारे अतीत पर गौरव करने का अवसर देती है और हमारे अतीत पर गौरव करके ही हमारा देश संपूर्ण होता है। भगवान श्री राम भारत की संस्कृति के प्रतीक हैं, भारत की राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं। जैसे भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, इन सभी विभूतियों से हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान है। और बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सांस्कृतिक चेतना के सभी प्रतीकों को उभारा है और उनका संरक्षण किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा हमारी सरकार ने की। आज अयोध्या विश्व के मानचित्र पर एक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है और दुनिया के कोने कोने से दर्शनार्थी और श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर से लेकर बौद्ध सर्किट, विंध्याचल कॉरिडोर और यहां तक कि कबीर की विरासत को सहेजने का भी काम किया। हम देखें तो हमारी सांस्कृतिक उत्थान की ये यात्रा आज देश की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन भी अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला एक सेक्टर बन के उभरा है। अध्यक्ष महोदय, जब अयोध्या में
प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? अब आगे का जो रास्ता है वो राष्ट्र निर्माण का है। और जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो सही मायने में ये तभी पूरा होता है एक संकल्प के रूप में जब देश में कोई शोषित, वंचित, पीड़ित, दबा कुचला न कहलाए। जब हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो माता शबरी का उल्लेख होता है, निषाद राज का उल्लेख होता है और ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें कुछ संदेश छिपे हैं। संदेश ये छिपा है कि सब समान हैं, संदेश ये छिपा है कि सभी अपने हैं और संदेश ये छिपा है कि जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, जो अलग थलग पड़ा है, उसके कल्याण की चिंता करनी है और तभी सही मायनों में राष्ट्र निर्माण होगा। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने ऐसे ही हाशिए पर पड़े हुए गरीबों की, वंचितों की चिंता की है। हर गरीब को रहने के लिए पक्का मकान दिया है, उसके घर तक पीने का शुद्ध जल पहुंचाया है, उसके घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाया है, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त इलाज दिया है और 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। अध्यक्ष महोदय, सही मायनों में हमारे सरकार के 10 वर्षों का कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे ही दबे कुचले गरीबों के कल्याण और उनके उत्थान के प्रति समर्पित रहा। आज देश के अंदर सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकल के आए हैं। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है और यही राष्ट्र निर्माण की वो दिशा है जिसमें हमें आगे बढ़ना है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र निर्माण का यह भी महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आज के इस अवसर पर इस संसद को जरूर चिंता करनी चाहिए कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी देश के अंदर ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता की खाई बहुत गहरी है और सही मायनों में हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि देश की यह संसद, देश का ये सदन जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां हमारे लोकतंत्र की आत्मा का वास है, आने वाले समय में हमारे देश की यह संसद असमानता की, ऊंच नीच की, भेदभाव की इस गहरी खाई को पाटने के लिए और भी कितने सार्थक निर्णय ले और भी कितने बेहतरीन फैसले करे। बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश के संविधान की रचना की तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समानता सही मायने में देश को सशक्त करेगी और हम देश के लिए जिस कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बनाने की, उसमें इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आज के इस अवसर पर जहां एक ओर मैं अपनी सरकार का अभिनंदन करना चाहती हूं, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर जो संदेश दिया उसके संदर्भ में मेरी पार्टी की ओर से, अपना दल की ओर से यह जरूर आग्रह करना चाहती हूं कि आने वाले समय में जब हम राष्ट्र निर्माण की दिशा पर आगे बढ़ें तो सामाजिक और आर्थिक असमानता की जो ये खाई है, इसको पाटने की दिशा में हमारे देश की संसद के सारे फैसले होने चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री मोहन मंडावी। धन्यवाद सभापति महोदय। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज मैं राम मंदिर के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लोग बाग बोलते हैं राम कपोल कल्पित है, राम अभी का नहीं है, 22,000 करोड़ साल पहले का है। रची महेश निज मानस राखा पायु समोस्या सन भागा। 1 करोड़ श्लोक में
सतयुग में पार्वती को राम कथा अमरनाथ की गुफा में सुनाए थे। इसी कथा को वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि व ब्रह्म समाना लिखते गए और घटना होती गई। इसके बाद आज से 500 साल पहले बाबा तुलसीदास रची महेश निज मानस राखा पायु समो सियासर भागा मन में रचे थे। आज रामायण रामचरितमानस से भारी लोग तरे हैं। मैं अपने क्षेत्र में 51,000 रामायण बांटा हूं और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मुझे नवाजा गया। मेरे क्षेत्र में हजारों रामायण मंडियां हैं, लेकिन ये राम की विरोध करने वाला, जिसने लिया राम नाम उनका जीना सार है और जिसने नहीं लिया राम नाम उनका तो जीना ही बेकार है। राम जिसको देते हैं तो छप्पर फाड़ के और लेते हैं तो झाड़ू मार के। विपक्ष को देखिए झाड़ू मार के ले लिए। राम अभी के नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना बिनु हरि कृपा जगत सब सपना। भगवान उसको मिलते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल भाव जिसका होता है भगवान उसी को मिलता है। यह तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी का कृपा है। इनकी मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल भाव के है मोदी जी। आज राम राज्य का पतन कभी नहीं हो सकता। 14 वर्ष तपस्या करके राम राज्य की स्थापना की है रामचंद्र जी ने। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष तपस्या करके रामचंद्र जी ने राम राज्य की स्थापना की है। उसका पतन नहीं हो सकता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उस राम राज्य में रहने लायक बेटा तैयार कर रहे हैं। उस राम राज्य में रहने लायक माना तैयार कर रहे हैं। रामायण सुनिए, रामायण जिसमें 9 प्रकार के भक्ति है उसमें आज भी रामचंद्र जी प्रकट हो जाएंगे। गुहराज निषाद के पास प्रकट हुए, जटायु के पास प्रकट हुए हैं। और भक्ति क्या है? बारी मते घृत होए पर सिकता ते पर तेल अब बिनु हरि कृपा न बहुत रही। यह सिद्धांत अपेल। कलयुग में समुद्र को पेर दो तो घी निकल जाएगा, रेत को पेर दोगे तो तेल निकल जाएगा, लेकिन भक्ति के बगैर मुक्ति नहीं मिल सकता। भक्ति क्या? प्रथम भक्ति संतान कर सका, जिसमें एक भी प्रकार की भक्ति है तो आदमी है और एक भी नहीं वो राक्षस है। प्रथम भक्ति संतान कर संगा। पहले संतों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो। दूसरा रतिमम कथा प्रसंग, दूसरा भगवान की कथा में ध्यान लगाना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति अमान। माता पिता गुरु का सेवा जिसके घर में हो गया उसके तीसरा भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट ज्ञान। छल कपट त्याग के माता पिता गुरु के सेवा करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो प्रकार भक्ति छठदम शील वृद्धि भाव कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। आदमी को जीवन में नम्र बोलना चाहिए। नम्र बोलने से बड़े बड़े काम हो जाता है। ये विपक्ष वालों को सुनिए। दोहा नंबर 37 सुंदरकांड। सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस और राज धर्म तनु तीर कर बेगी हो नाश। जो स्वार्थवश भयवश नम्र बोलता है सचिव तो राज का पतन होता है। गुरु प्रिय बोलता है भयवश या स्वार्थवश तो शरीर का पतन होता है, धर्म का पतन होता है। और वैद प्रिय बोलता है स्वार्थवश या भय कारण तो शरीर का नाश होता है। भगवान अभी का नहीं। सातवां भक्ति, 7वां समोह मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान राम कहते हैं मेरे को मत मानो, मोते अधिक संत कर लेखा। और संत कौन है? जिसके जीवन में दुख का अंत ना हो वो संत है। संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान और जो जो पग आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ समान। हनुमान जी जब साधु के रूप में लंका में गए विभीषण के पास, विभीषण क्या बोले? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तो सब संत मिलते हैं। 8वां भक्ति, 8वां जथा लाभ संतोषा और सपनों ही नहीं देखे ही पर दोषा। आदमी को कभी जीवन में दूसरा के दोष नहीं देखना चाहिए। जो दूसरे के ऊपर दोष देखता है उस आदमी का कोई ठिकाना नहीं रहता। 9वां भक्ति, 9वां सरल संसमहीना और मम भरोसे हर संदेना। भगवान को अंतरात्मा में धारण करके काम करिए, आपके हर मनोकामना होगा। और 9वां हो क्या जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 भक्ति में एक भक्ति भी है सो अतिशय प्रिय भाम ने मोरे और सकल प्रकार भक्ति तोरे। सबसे पहले शिव जी बूढ़ा देव हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आए थे। एक बार त्रेता युग में और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग जन्नी भवानी पूछे ऋषि जानी। एक बार के त्रेता युग में शिव जी हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। उस क्षेत्र का नाम आज भी शिव आवा है। शिव आवा कहते कहते सिहावा पड़ गया जिसमें सप्त ऋषि का आश्रम है। और आज सती राम कथा में ध्यान नहीं लगाए, यह अपने माता पिता की यज्ञ कुंड में जलना पड़ा। उनकी छोटे बहन प्रसूति, उनके सभी बच्चे योग्य थे। इसलिए आज हमारे भारत सरकार जहां डिलीवरी होती है, जचकी होती है, उस रूम का नाम प्रसूति गृह रखा गया है। आज मैं ट्राइबल हूं, हमारे क्षेत्र में दादा परदादा के नाम आगे पीछे घुरव राम, मुहर राम, टेटकू राम है।
और हमारे मोदी जी चाहते हैं अच्छा बेटा तैयार हो, गांव गांव में सुन जननी सोई सुत पर भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागु, तनय मातु पितु तो स्नेहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सभापति महोदय, मैं ऑलराउंडर हारमोनियम बेंजो का मास्टर हूं। मैं छत्तीसगढ़ी में गीत, स्वयं रचित गीत एक 2 लाइन का बनाना चाहता हूँ। नदिया नरवल्ला हवाए चिरई चिरगुन चू चू हवाए लेके राम नाम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम। बिन पानी मछली जैसे जीव मोर तरसत है, तोला देखे बिना मन मोर तरसत है। नदिया नरवल्ला हवाए चिरई चिरगुन चू चू हवाए लेके राम नाम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम। सबला पूछत रहता जो हत रहता उठावला, मन नहीं मारे मोरो लेवत रहता मनामला। जो हत नहीं न तरस जाते अन पानी नहीं सुहावे ले थो राम नाम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अध्यक्ष महोदय। जय श्री माननीय सदस्यगण, इन पावन नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर उनके भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि है। हम सभी सांसद पूरी एकता, श्रद्धा और भक्ति भाव से इस अवसर पर देशवासियों के उल्लास और उमंग में शामिल हैं। साथ ही इस प्रस्ताव के जरिए इसकी सराहना करते हैं कि देश की विकास यात्रा में ये एक अविस्मरणीय क्षण है, जो भारत के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कण कण में प्रभु श्री राम, माता सीता और रामायण रचे बसे हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और सभी के लिए न्याय को समर्पित हमारा संविधान रामराज के आदर्शों से प्रेरित रहा है। रामराज का आदर्श पूज्य बापू के हृदय में बसा था। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम सभी अयोध्या के मनोहारी मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। अयोध्या में बन रहा प्रभु श्री राम का मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा भर नहीं है, बल्कि आस्था और भक्ति के अनंत भावों से परिपूर्ण है। 22 जनवरी 2024 पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसी ही ऐतिहासिक तिथि है जिसने देश के कोने कोने को अद्भुत आनंद और उत्साह से भर दिया है। दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों में भी राम मंदिर की खूब चर्चा रही है। हर ओर आस्था का सागर उमड़ता दिखा। ये एक राष्ट्रीय पर्व का दिन बन गया है, जिसको लेकर युग युगांतर तक हमारी पीढ़ियां अभिभूत होती रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम से जुड़े इस पावन अवसर पर पूरे देश को एक सूत्र में
फिरौने में अतुलनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए पूरे समर्पित भाव से कठिन यम नियमों का पालन किया। इस दौरान वे नासिक से लेपाक्षी और त्रिप्रयार से लेकर रामेश्वरम तक प्रभु श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर भी गए और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस यात्रा ने देशवासियों को एक बार फिर विविधता में एकता की अपनी शक्ति का अनुभव कराया है और इससे एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना की जागृत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं का प्रत्यक्ष प्रतीक है। इस अवसर ने ये भी दिखाया है कि समाज में समरसता बढ़ाने में हमारे सामूहिक प्रयासों का कितना बड़ा योगदान है। इस पल के साकार होने में हमारी न्यायपालिका और समाज के एक बड़े हिस्से की भूमिका भी उतनी ही अहम रही है। जनमानस का हमारे कानून और लोकतंत्र पर विश्वास ये दिखाता है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव कितनी सशक्त और गहरी है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्ते हुए समृद्ध देश में एक नया संदेश दिया कि जय पराजय की भावनाओं की जगह शांति बनाए रखने की अद्भुत प्रेरणा भी समाज को दी। कोर्ट के आदेश पर चलते हुए सरकार ने तुरंत ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। इससे मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चला और 4 वर्ष में ही प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन संपन्न हुआ। सदियों की तपस्या के बाद अयोध्या में बने भगवान श्री राम के मंदिर से देश में सुशासन और जन कल्याण के नए युग का शुभारंभ हुआ है। भगवान श्री राम ने हमेशा समाज के सभी वर्गों का सम्मान किया और लोगों के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जन आकांक्षाओं को पूरा करना उनके लिए सदैव सर्वोपरि रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस ऐतिहासिक अवसर ने आने वाली कई सदियों के लिए भारत में हमारी परंपराओं के पुनर्जागरण और विकसित भारत की नींव को सशक्त किया है। उन्होंने कहा है राम से राष्ट्र और देव से देश तक हमारे लिए अपनी चेतना का विस्तार देना जरूरी है। निश्चित रूप से इससे वर्ष 2047 तक एक विकसित और समावेशी भारत बनाने के हम सभी के संकल्प को बल मिलने वाला है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतवर्ष प्रभु श्री राम के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहा है। आज समाज का हर वर्ग ये देख रहा है कि उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे निरंतर एक के बाद एक प्रयास किए जा रहे हैं। आज हर किसी की आकांक्षाओं को न केवल प्राथमिकता मिल रही है बल्कि उन्हें पूरा भी किया जा रहा है ताकि विकास में कोई पीछे न छूट जाए। अयोध्या में जन जन की भावनाओं का प्रतीक बने प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर से जुड़े इस प्रस्ताव को पारित करते हुए हम सभी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि ऐतिहासिक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को आशा, एकता और सामूहिकता के मूल्यों का संदेश देगी। इसके साथ ही यह हमारे देश की
वीरता में एकता की भावनाओं को भी प्रगाढ़ करेगी। धन्यवाद। नहीं, अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ दल के नेता अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। श्रीमती सुप्रिया सुले। Namaskar, sir. I take this opportunity to thank the Honorable Speaker, the Treasury benches and the entire opposition. ये वक्त 5 साल कैसे चले गए पता भी नहीं चला। ऐसे लग रहा है कल ही रिजल्ट आया था और 5 साल इतने जल्दी में चले गए। इसमें से 2 साल तो कोविड के कारण सबका ही नुकसान हो गया, लेकिन उससे उभर के 5 साल में बहुत सारे नए रिश्ते, नई दोस्ती, बहुत सीखने को मिला 5 साल में। और जिस तरह आप और आपका पूरा ऑफिस, कभी कई झगड़े भी हो गए, कभी आप हमसे नाराज़, कभी हम आपसे नाराज़, लेकिन रिश्ता बना रहा। और मैं मेघवाल जी, प्रहलाद जोशी जी और स्पीकर साहब के पूरी टीम बहुत बहुत आभारी हूँ कि थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़ा हंसी मजाक, इसमें 5 साल बहुत सबके अच्छे निकल गए। और आपकी पूरी जो ऑफिस, पहले बिल्डिंग में बहुत सारे, हमारी एक बैच ऐसी रहेगी जिन्होंने दोनों हाउस में काम किया है, कि वो भी पुराने रिश्ते, उस बिल्डिंग में बहुत सारी यादें, बहुत सारे लोग जिन्होंने इस देश का इतिहास लिखा है। ये देश 70 साल में जैसे खड़ा हुआ, उसमें सबकी मेहनत उस बिल्डिंग में रही थी। द एंटायर आर इंडिपेंडेंस एंड द फाइट टू B.R. अम्बेडकर्स कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारी यादें उस बिल्डिंग में। और नए इस बिल्डिंग में आपकी छत्र छाया में हम आए, वो पुरानी यादें तो छूट नहीं रही है, यहाँ धीरे धीरे संभल रहे अभी। लेकिन आप सबका मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आप सब ने हम सबको साथ दिया। और कहते कहते जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आती हूँ, बारामती लोकसभा के सारे लोगों को मैं बहुत आभारी हूँ। पार्टी को तो आभार अभी नहीं मान सकती, क्योंकि पार्टी थोड़ा डिलेमा में है, थोड़ी इधर है, थोड़ी उधर है। वो तभी कोर्ट ही डिसाइड करेगी किसकी होगी, वो तो टाइम बताएगा, अगले टाइम जब आएंगे। लेकिन आप सबका साथ, प्यार, ऐसा ही हम दूसरे के लिए प्यार रहे। जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमारे रिश्तों में कभी अंतर और कटुता ना आए, इसी में हमारी, दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस हिसाब से आप फिर से स्पीकर साहब और पूरे ट्रेजरी बेंच और सारे अपोजिशन के, फिर से मैं सबकी आभारी हूँ। सब हमारे दोस्त चुन के आए और इस देश को सशक्त करने के लिए और इस विकास में हम एक दूसरे का साथ देते रहे। इस साइड या उस साइड कोई बात नहीं, लेकिन देश हमारा बड़ा होना चाहिए सर। जय हिंद। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नए संसद भवन में 17वीं लोकसभा का ये अंतिम दिन, 5 साल हम लोगों के कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। किसी ने सही कहा है, वक्त गुजरते वक्त नहीं लगता। जो वक्त हमने पुरानी संसद से लेकर, जिसे आज हम संविधान सदन कह रहे हैं, वहां से लेकर यहां इस नई संसद में गुजारा, वो हम सब की यादों में कैद है। अध्यक्ष जी, 2024 के चुनाव परिणामों के बाद इस संसद की तस्वीर कैसी होगी, बदली होगी, हम इसके बारे में बहुत कुछ इस अवसर पर नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम सारे सांसद जिन्होंने संविधान सदन से लेकर इस नए सदन तक अपने 5 सालों का वक्त बिताया है, हम सभी के लिए जीवन के ये अविस्मरणीय यादगार पल हैं, जो हमेशा के लिए हम सब की यादों में कैद हो गए हैं। अध्यक्ष जी, आज के इस अंतिम दिन पर मैं आपको हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहती हूं। मेरी पार्टी की ओर से, हम 2 सांसद हैं, छोटी सी पार्टी है हमारी, हमारे दोनों सदस्यों की ओर से आपको हृदय तल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। आपका हमें स्नेह मिला,
आशीष मिला, संरक्षण मिला, कभी कभी थोड़ी डांट फटकार भी मिली। एक अभिभावक के रूप में हमारा भी अधिकार है और आपका भी कि आपके स्नेह के साथ आपका डांट, आपकी फटकार भी हम स्वीकार करें। अध्यक्ष जी, आपके अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में आपने अनेक अभिनव पहल की सांसदों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, खास तौर से जो सांसद पहली बार चुनकर आते हैं, आपके नए प्रयोगों से, आपकी नई अभिनव पहल से उनकी बहुत सहायता हुई। हम जब इस सदन में चुनकर आते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य तो है ही, लेकिन सौभाग्य से बढ़कर एक बहुत बड़ा दायित्व है। लाखों लोगों की अपेक्षाएं हमसे होती हैं और आपने उन अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें इस सदन में अवसर प्रदान किया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष जी, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है और मेरी एक छोटी सी पार्टी है। इस सदन में आके मैंने बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया। ये सदन जहां देश के तमाम राज्यों से बड़े छोटे अनेक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और बहुत सारे वरिष्ठ सांसदगण हैं जो इस सदन में कई कई कार्यकाल अपने पूरे कर चुके हैं। अलग अलग विचारधाराओं को जानना, देश के कोने कोने में रहने वाली जनता की अपेक्षाओं को समझना, उनके दृष्टिकोण को समझना और अनेकों अनेक अनुभवी नेताओं के विचारों से लाभान्वित होना, ये एक ऐसा अनुभव है जिसकी शब्दों में व्याख्या करना कठिन है। किंतु मेरे जीवन का सचमुच ये एक बहुत ही अविस्मरणीय कार्यकाल रहा। अब तो मैं 10 वर्ष कहूंगी। बहुत कुछ सीखा। मैं आज इस अवसर पर अन्य राजनीतिक दलों के, हमारे जो भी राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, बड़े बड़े नेता जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि युवा सांसदों को संसद के अंदर कैसे अपने मसलों को सही ढंग से रखना है, ये हमारे वरिष्ठ सांसद ही हमको सिखाते हैं। मैं उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, वक्त दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। 17वीं लोकसभा में हमारी इस संसद ने सरकार के बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णयों को भी देखा। अभी हाल ही में हमारी सदन ने एक बहुत ऐतिहासिक कार्य किया। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक, 1860 से उसका बोझ उठाए भारत के करोड़ों करोड़ नागरिक चल रहे थे। हमसे पहले किसी सरकार ने चिंता नहीं की। मुझे गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई और अंग्रेजों के जमाने से बने हुए ये कानून, जिनके उद्देश्य में भारत के नागरिक को दंड देना प्राथमिकता थी, भारत के नागरिक के साथ न्याय करना प्राथमिकता नहीं थी, उसको बदलने का काम इस संसद ने इस 17वीं लोकसभा में किया है। अध्यक्ष जी, जब हमने संविधान सदन से अपने इस नए सदन में प्रवेश किया, तब भी हमारी सरकार ने इतिहास रचा। सालों से लंबित इस देश की आधी आबादी को न्याय और भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने का काम हमारी एनडीए की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया और यह सदन उसका साक्षी है। अध्यक्ष जी, इस 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान हमने एक भयावह त्रासदी को देखा, कोविड-19 को देखा, और मुझे गर्व है कि जब पूरी दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही थी, उस वक्त में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की अपनी भावना को सर्वोपरि रखते हुए वैक्सीन मैत्री
इनिशिएटिव के अंतर्गत 100 से अधिक देशों को वैक्सीन और दवाएं सप्लाई करने का काम किया। यह सब कुछ 17वीं लोकसभा के कार्यकाल में हमने देखा। बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णयों की साक्षी यह 17वीं लोकसभा रही। मैं इस अवसर पर एक और चिंता को व्यक्त करना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय। एक युवा सांसद, युवा मंत्री के रूप में सदन का एक एक क्षण मूल्यवान होता है। करोड़ों करोड़ लोगों की अपेक्षाओं के साथ हम इस सदन में चुनकर पहुंचते हैं और एक एक क्षण जब हंगामे की भेंट चढ़ता है, जिसका उपयोग सार्थक चर्चाओं के लिए होना चाहिए, जिसका उपयोग जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए होना चाहिए, तो हमारे जैसे युवा सदस्यों को कष्ट होता है। ये अवसर बार बार नहीं मिलता। बहुत कम लोग इतने सौभाग्यशाली होते हैं जो अनेक बार चुनकर आते हैं, लेकिन जो एक या दो बार चुनकर आते हैं उनके लिए 5 सालों में एक एक क्षण की कीमत होती है। ऐसे में अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 18वीं लोकसभा में कम से कम विभिन्न राजनीतिक दलों के जो भी सदस्य यहां चुनकर आए, हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि सदन के एक एक क्षण का सदुपयोग हो। सदन को हंगामे की भेंट चढ़ाने से बेहतर है कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, सरकार से सवाल पूछे जाए, मीडिया की हेडलाइन ये बने कि सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, सदन नहीं चला। इससे बेहतर यह हो सकता है कि सरकार विपक्ष के उक्त सवाल से असहज हो गई। यह शायद एक बेहतर हेडलाइन हो सकती है। और ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर सभी दलों को सामूहिक रूप से मंथन करने की, और जो हमारी संसदीय परंपराएं पटरी से उतर गई हैं उन्हें पुनः पटरी पर लाने की जरूरत है, और इसके लिए सामूहिक चिंतन और सामूहिक संकल्प की आवश्यकता है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि 5 साल के लिए जब हम यहां आते हैं तो लाखों लोगों के प्रति हमारी जवाबदेही होती है, और इसलिए जब हम अपने समय का उपयोग सार्थक चर्चाओं के लिए करते हैं, जनता से जुड़े हुए उनके हित के मसलों को उठाते हैं, तो हम अपने उस दायित्व के साथ न्याय कर पाते हैं। जब सदन में प्रश्नकाल चलता है अध्यक्ष महोदय, कई बार हमने देखा कि प्रश्नकाल भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। मैं आज 17वीं लोकसभा के अंतिम दिन अपनी भावना इस गरिमामय सदन के सभी सदस्यों के बीच रखना चाहती हूं कि अगर सदन में पूरी तरह हंगामे खत्म नहीं हो सकते तो कम से कम यह संकल्प जरूर होना चाहिए कि प्रश्नकाल किसी भी कीमत पर स्थगित ना हो, क्योंकि प्रश्नकाल एक ऐसा समय होता है जो मंत्री से लेकर विभाग के, मंत्रालय के छोटे बड़े हर अधिकारी को उसके माथे पर चिंता की लकीरें लाने का काम कर सकता है। और मैं तो समझती हूं कि विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार प्रश्नकाल है। सरकार देश की जनता के प्रति जवाबदेह है, सरकार और बेहतर काम करे, इसका भी बहुत बड़ा हथियार प्रश्नकाल है। इसलिए कम से कम 18वीं लोकसभा में हम सभी को यह जरूर चिंता करनी चाहिए कि प्रश्नकाल स्थगित ना हो। मुझे नहीं मालूम कि मेरी इस बात से कितने लोग सहमत होंगे, किंतु ये मेरी भावना थी जो मैं निष्पक्ष रूप से व्यक्त कर रही हूं। और मैं पुनः इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देती हूं, आभार व्यक्त करती हूं। आपके मार्गदर्शन में हम सभी को इस गौरवशाली सदन में अपनी बात रखने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रितेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। 17वीं लोकसभा का ये अंतिम दिन और कुछ अंतिम क्षण, मेरे लिए ये लोकसभा अत्यंत ही अविस्मरणीय समय रहा है। इन 5 सालों में
आपके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी देर तक कभी सदन चलता था, मैं विधानसभा में भी रहा हूं, ऐसा मैंने नहीं देखा था। और बड़े बड़े मुद्दों पर अभी अनुप्रिया जी और सुप्रिया जी ने बातें रखी, जैसे महिला आरक्षण बिल, उसके साथ साथ 370 हटाया गया, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि एक देश और दो अलग अलग निशान नहीं रह सकते, ये सारी जो चीजें थी इनको हटाया गया और बड़े मुद्दे पे जो है चर्चा हुई। हम लोगों को बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण में हमने यहाँ पे तमाम उन बेहतरीन क्षणों को याद करना पड़ेगा, चाहे वो पुरानी लोकसभा में रहा हो और चाहे अब ये नई लोकसभा में। मैं हर एक चीज के लिए यहाँ पे सभी हमारे सत्ता पक्ष के सदस्यगण, विपक्ष के हमारे जितने साथी हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग पहली बार इस लोकसभा में आए थे, कम उम्र पे आए हैं, सबने उंगली पकड़ करके इस सदन में जो यहाँ की पार्टी रहती है उसको समझाया, सिखाया। ये एक बहुत ही बड़ी जो एक हम लोगों का भाईचारा है, ये सदन के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश में आप कहीं पे भी चले जाते हैं तो सांसदों का उनके क्षेत्र में जो बल मिलता है उससे भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मैं आपका इसके लिए आभारी हूं। और अंत में एक शेर मैं कहूंगा, क्योंकि हम सभी लोग चुनाव में जा रहे हैं और जायज सी बात है कि इनमें से हम में से हो सकता है कुछ लोग ना आए और मैं चाहता हूं कि सभी लोग वापस आए, लेकिन सबके लिए एक शेर है कि सबको मिल जाएगी मंजिल ये जरूरी तो नहीं, सबको मिल जाएगी मंजिल ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी के राहे सफर में यूं ही चलते रहना है। सबको मिल जाए मंजिल ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी के राहे सफर में यूं ही चलते रहना है। तुम चिरागों की तरह राह में जलते रहना, हर अंधेरे को उजालों में बदलते रहना। अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में इस 17वीं लोकसभा के अंतर्गत हम लोगों को जो यहाँ पे अवसर मिला है अपने आप में निखारने का, और यहाँ पे जो हमारा स्टाफ बैठा हुआ है जिनके जरिए हम लोगों को तमाम अवसर मिले और उन्होंने भी उंगली पकड़ के हमें गाइड करने का काम किया है, मैं सभी का आभार देता हूं। ये मेरे लिए मेरे जीवन का एक बहुत ही अविस्मरणीय समय रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब पुनः 18वीं लोकसभा में इसी सदन में मिलेंगे और अपने अपने मुद्दों को लेकर के मजबूती से अंबेडकर नगर की जनता के लिए और आप लोग अपने अपने लोगों की जनता, अपने क्षेत्र की जनता के लिए पूरी ताकत से लड़ने का काम करेंगे। हमें इसलिए यहां चुन करके भेजा जाता है ताकि हम अपनी जनता जनार्दन का एक अच्छा प्रतिनिधित्व कर सके और उनके हक हकूक की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में, देश के सबसे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पूरी ताकत से लड़ने का काम करे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, लोकसभा के एक एक जो यहाँ पे हमारे कार्यरत साथी है मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। श्री प्रिंस राज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आज प्लीज आज बोलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ रमेश जी सदन के आखिरी दिन में। अध्यक्ष महोदय जी, जब इस 18वीं लोकसभा के जब सदस्य बनकर जब हम आए और जब हमारा सर मेडन स्पीच जब हो रहा था उस वक्त भी सर आप बैठे थे और आज भी आप हैं। सर, हमने अपने प्रथम भाषण में हमने बताया था कि हमें कैसा अनुभव इस सदन में मिला। हमसे कई परिवार के लोग, दोस्त और कई सारे लोग हमसे जब पूछते थे कि भाई जब तुम बन के गए सांसद तो कैसा अनुभव सदन में रहा, तब हमने पहले अपने स्पीच में कहा था कि हमारा अनुभव बिल्कुल एक उस नए विद्यार्थी की तरह है जो वो एक नए स्कूल में जाता है, नए कक्षा में जाता है और जब वो बैठता है तो वो देखता है कि बाएं हाथ दाएं हाथ में जो उसके साथी होते हैं, कोई पढ़ने में अव्वल होते हैं, कोई नटखट होते हैं, कोई शरारती होते हैं, कोई पढ़ने नहीं देते हैं और कई तरीके के क्लास में हर तरीके के होते हैं। उसी तरीके से ये सदन भी उसी तरीके का अनुभव देता है, जहाँ एक तरफ हमारे मंत्रिमंडल बैठते हैं, काफ़ी अनुभवी लोग बैठते हैं और दूसरी तरफ हमारे विपक्ष के साथी लोग बैठते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो कि चुपचाप बैठते हैं, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते या चुपचाप सुनते हैं, अनुभव लेते हैं। तो इस तरीके का हमारा अनुभव इसमें रहा। ये तो हमारा सौभाग्य, गर्व कहिए, सौभाग्य की बात कहिए, फक्र की बात कहिए
कि ऐसे वक्त में हमें इस सदन का सदस्य बनने का मौका मिला जब सदन ने एक इतने ऐतिहासिक निर्णय लिए, ये स्वदेशी संसद का निर्माण हुआ और जैसे 370 जैसे धाराएं हटाई गई, ट्रिपल तलाक जैसे चीज़ों को हटाया गया, चाहे कोविड के दौरान स्वदेशी वैक्सीन बने, चाहे महिला आरक्षण हो, इतने अहम चीज़ों का निर्णय लिया गया और उसका एक हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी माननीय सदस्य के साथ यहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने बड़े यहाँ जितने सीनियर हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद हम पे रहा। उन्होंने हमें गाइड किया, उन्होंने रास्ता दिखाया कैसे सदन में बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार रखना चाहिए, कैसा सदन की प्रक्रिया होनी चाहिए। और यहाँ कई दोस्त भी बने हमारे, कई का साथ मिला, कई का प्यार मिला। और यहाँ के हम खासकर अपने जितने भी पार्लियामेंट के स्टाफ हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उनसे भी एक घरेलू संबंध बन जाता है, वो भी घर आते हैं, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, एक पारिवारिक वातावरण बन जाता है। और हम अपने माननीय सदस्य सुप्रिया सुले जी का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं जब उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक होना चाहिए, मतभेद राजनीतिक होना चाहिए, परिवार ये एक व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। इसका हम इस समर्थन करते हैं और हम भी इसी विचारधारा पे चलते हैं कि आपका जो भी मतभेद है राजनीतिक होना चाहिए। एक व्यक्तिगत संबंध अलग होता है और वो हमें लगता है वो व्यक्तिगत संबंध हमने यहाँ पे सबके साथ बनाया है, सबके साथ वो एक जुड़ाव बना है। और इस सदन का आखिरी दिन है, काफ़ी भावुक क्षण है और हम अपने अध्यक्ष महोदय जी का हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने भी जिस तरीके से सर अक्सर आपसे जब मुलाकात होती थी आप अक्सर हमें मोटिवेट करते थे और बोलते थे कि सदन में कुछ बोलो। तो सर जैसे चीज़ें सीखते सीखते हम लोग आगे बढ़े और हौसला बना और जिस तरीके से यहाँ पे देश के हित में हम लोगों ने अपने मुद्दे उठाए, जनहित में हमने अपने मुद्दे उठाए, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नई सदन जो बना है इससे कई और कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। और अंत में सर हम अपने समस्तीपुर की जनता को, सर हम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, हम वहाँ की जनता को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने आशीर्वाद से मुझे इस सदन का हिस्सा बनने का मौका दिया। और आप सभी कोई दोबारा आएँ, 200 पार होने के बाद जितने बचते हैं आप लोग दोबारा आएँ और इस सदन का हिस्सा बने। इन्हीं चंद बातों सर हम आप सबों का धन्यवाद देते हैं, आप सबों को शीश झुकाकर हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। श्री राहुल शिवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र का आज अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन के अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप स्पीकर के नाते हमें सभी को न्याय देने का आपने काम किया और व्यक्तिगत रूप से तो मैं बताना चाहता हूँ कि हर बार मुझे तो व्यक्तिगत रूप से आपने बहुत ही सहयोग किया, मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। 17वीं लोकसभा के पहले इस लोकसभा में आने के पहले हम एनडीए के माध्यम से चुनाव लड़े थे और एनडीए के माध्यम से हम सभी सांसद चुन के आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पक्ष नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव के बाद एक अलग उन्होंने निर्णय लिया और महाविकास आघाड़ी को ज्वाइन किया। और उस वक्त से हमें यही लग रहा था कि हम चुन के आए थे एनडीए के माध्यम से और वहाँ पे राज्य में महाविकास आघाड़ी के माध्यम से वहाँ पे उनके साथ शामिल हुए, तो उस वक्त से हमें वो निर्णय पसंद नहीं था। लेकिन बाद में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो निर्णय लिया कि फिर एक बार एनडीए ज्वाइन करने का, क्योंकि हमने जो निर्णय लिया था कि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जाने का, और हमें संपूर्णतः विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जाने के लिए हमें पूरा सहयोग करेंगे और बाला साहब ठाकरे जी के सपना पूरा करने का काम करेंगे। और वो विश्वास उन्होंने पूरा करके दिखाया। 370 की धारा रद्द करने का जो बाला साहब ठाकरे जी का सपना था वो उन्होंने किया। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण करने का वो भी बाला साहब ठाकरे जी का उन्होंने सपना पूरा किया। तो हमें बहुत ही आनंद है कि जो हमने जो निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी के नेतृत्व में
वो निर्णय में हमें सफलता आई और इस 17वीं लोकसभा हमारे लिए एक ऐतिहासिक लोकसभा है। हमारा शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सपना पूरा करने की 5 साल का कार्यकाल की लोकसभा है और हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें पुरानी लोकसभा में भी भाषण करने का मौका मिला और अभी नई लोकसभा में भी भाषण करने का मौका मिला, तो हम खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। और आपके माध्यम से जो पुरानी लोकसभा है वहाँ का एक अलग इतिहास है, लेकिन ये नई लोकसभा में भी आपने पूरा मॉडर्नाइजेशन करके आधुनिक तंत्रज्ञान के माध्यम से सदस्यों को कैसे सहयोग मिलेगा इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे किया है। आपने पूरे पेपरलेस सिस्टम यहाँ पे किया है और इसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद मानता हूँ। पूरे 5 साल के कार्यकाल में 370 कलम का 370 की धारा हो, लेकिन नारी सम्मान का जो विधेयक है, महिला आरक्षण का, अपनी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी आज 5वें रैंक पे है इसका, और जो जितने भी एनडीए के माध्यम से चुनाव में हम लोग ने लोगों को वचन दिए थे वो पूरे वचन की पूर्ति की है। तो मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद मानता हूँ और शिवसेना पार्टी की तरफ से आपको धन्यवाद मानता हूँ और सभी सदस्यों को आने वाले लोकसभा चुनाव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मेरे साउथ सेंट्रल मुंबई के जितने भी मतदाता हो जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाने का मौका दिया, यहाँ चुन के लिया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। श्री अनुभव मोहंती जी। धन्यवाद सर। सर, आज 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र का यह अंतिम दिन और मेरे ख्याल से मेरे पार्टी के तरफ से बीजू जनता दल, मेरे नेता श्री नवीन पटनायक सर के तरफ से और मेरे सभी सांसदों के तरफ से, मेरे फ्लोर लीडर पिनाकी जी की तरफ से भी मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह से आपने सबको मौका दिया है सर, ये 17वीं लोकसभा में 5 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। आपने इतने अच्छे से सबको कहने का, सबको भाग लेने में मदद भी की है और बहुत आशीर्वाद भी आपने दिया है। पर उसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना भी चाहूँगा इस सदन के लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर ऑफ द हाउस, उनको, माननीय प्रधानमंत्री जी को, एवं लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लीडर ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट हियर इन द लोकसभा, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा सर। और उसके साथ लोकसभा सेक्रेटरीट के सभी सदस्यों को, सेक्रेटरी जनरल जी के साथ, और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, मीडिया भाई, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, सब, और पूरे पार्लियामेंट में सर, पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेकर नए पार्लियामेंट बिल्डिंग तक ये जो सफर हमारा रहा ये ऐतिहासिक रहा, क्योंकि हमने इतने ऐतिहासिक बिल्स को पास होते हुए यहाँ पे देखा। वो हम चाहे ट्रिपल तलाक की बात करें, धारा 370 के हटने की बात करें, वुमेन्स रिजर्वेशन तक बोले, या फिर अगर हम बोले कि जो विदेशी, जो ब्रिटिश लॉज थे, आज़ादी के बाद इतने सालों बाद वो पहली बार वो सारे लॉज को हटाकर हमारे देश के हिंदुस्तानी लॉज हमारे आए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है सर। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई सेशंस ऐसे भी रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे तैयारी करके आते हैं, क्योंकि सर लाखों लोग वोट देकर जिताते हैं हमें, बहुत आस्था रखते हैं, बहुत उम्मीद रखते हैं कि इधर आकर हम उनके बारे में कुछ बोले, उनकी आवाज़ उठाएं। पर कई बार तैयारी में आने के बाद भी, आपके बहुत अच्छे कोशिश के बावजूद भी सदन डिस्टर्ब होता है, उससे बड़ी दिक्कत होती है, दिल को ठेस पहुंचती है। और जनता को जो मैसेज पहुंचता है इसके माध्यम से, खास करके सर युवाओं को और छोटे बच्चों को जो गैलरी में आके बैठते हैं, स्कूल के छोटे बच्चे बच्चियां, जब उनके सामने भी हम इस तरह के व्यवहार अगर करें तो बड़ा दुख लगता है। आज के दिन में इस बारे में ज्यादा चर्चा ना करते हुए इतना उम्मीद रखूंगा कि आगे चल के जब 18वीं लोकसभा या 19वीं, जितने भी आगे इतिहास में आते रहे, इतिहास बनेंगे जो आगे चल के, सो मैं सभी को अनुरोध करना चाहूंगा ये संसद कैसे अच्छे से चले, डिबेट्स हो, डिस्कशंस हो, कलेक्टिव एफर्ट सबकी लगे। मेरी पार्टी हमेशा विश्वास रखती है कि कोई कैसे वेल में ना आए। हम हमेशा डिबेट्स एंड डिलिबरेशंस में यकीन रखते हैं। बाकी सर, मेरे नेता नवीन जी को धन्यवाद देते हुए बीजू जनता दल के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जिन्होंने हमें चुनकर यहाँ भेजा, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग, स्पेशली मैं अपने केंद्रापड़ा वासियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उड़ीसा के सारे लोग जो हमसे इतना उम्मीद रखे हैं, उनको सभी को मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में भी हम उतनी ही मेहनत, उतनी ही शिद्दत से काम करेंगे
जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से आज तक काम करते आए हैं सर। कोविड-19 एक हम सबके लिए बहुत बड़ा उदाहरण था। एक ऐसा वक्त जिसे हमने कभी सपने में सोचा भी नहीं था, उसको सामना करना पड़ा, पर जिस हिम्मत से, जिस साहस से हमने उसका सामना किया और हिंदुस्तान आज पूरे विश्व में अपना नंबर 1 जगह मतलब स्थापना कर पाया, इसके लिए मैं सभी सांसदों को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री नवीन जी को, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा एवं सबको भगवान आशीर्वाद करे, महाप्रभु श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सब लंबी उम्र सबको मिले। और अंत में सर एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगा आपकी इजाजत से। सर जी, सर ये जो नए सांसद, जैसे सर हम युवा सांसद आते हैं, सीखते हैं सभी से, सभी कोलीग से। यहाँ पर तो सर सब सांसदों के साथ सीखने के साथ साथ हमें क्रिकेट खेलने का भी मौका मिला है जी, और जो वक्त हमने साथ बिताया है वो कभी भूल नहीं सकते। ये बहुत भावुक पल है हम सबके लिए, और खास करके मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए ये पहली बार लोकसभा चुनकर आने का एहसास रहा जी। आप लोगों का आशीर्वाद रहे, अच्छा काम करूं, नेता अच्छा बनूं या ना बनूं, अच्छा इंसान बनकर मैं मरूं, इस दुनिया को छोड़ूं, ये आशीर्वाद आपका रहे कि अच्छा इंसान होने के नाते जाना जाऊं। सर एक कविता सर, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है सर, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। सर जो कोशिश करते हैं ना सर, चींटी बार बार हमें यही सिखाती है कि बार बार गिरना, बार बार चढ़ना, लेकिन आखिर में वो चढ़ता भी है सर। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं सभी को बहुत हृदय से प्रणाम करते हुए और धन्यवाद देते हुए आप सबका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूं। बीजू जनता दल हमेशा कलेक्टिव एफर्ट्स में विश्वास रखती आई है, आगे भी रखती रहेगी। धन्यवाद सर। जय जगन्नाथ, जय हिंद। श्री सुनील कुमार पिंटू। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के सभी माननीय सदस्य जो 16 मेंबर हैं यहाँ, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सब में से कुछ सदस्य पहली बार चुनकर इस सदन में आने का हमें मौका दिया। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम पहली बार इस सदन में चुनकर आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 17वीं लोकसभा के हम सदस्य बने और माननीय अध्यक्ष जी, हम सब इतिहास के में अपना नाम दर्ज कराने में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके सौजन्य से हमें वो नाम दर्ज हुआ कि हम पुराने सदन के भी आखिरी मेंबर हुए और नए सदन के पहले सदस्य के रूप में इस सदन में आकर हम अपनी अपने अपने क्षेत्रों की आवाज बनकर इस सदन में बोले। मैं मां सीता की प्रकट स्थली सीतामढ़ी से आता हूं। मैं आपके माध्यम से मैं अपनी सीतामढ़ी की जनता को भी सादर प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके क्षेत्र की समस्या को आपके समक्ष उठा सकूं और आपके माध्यम से सरकार से अपने क्षेत्र के बारे में विकास करा सकूं या उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सकूं। ये मौका हमें दिया। अध्यक्ष महोदय, जब हम नए नए पहली बार इस सदन में आए थे और हम लोग लॉटरी में अपना 0 आवर नहीं पाते थे, हमें क्वेश्चन नहीं आता था, हमें थोड़ी सी नाराजगी होती थी आपके प्रति। हमें लगता था कि हमारे साथ अध्यक्ष जी कुछ भेदभाव कर रहे हैं, परंतु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब शाम को एक्स्ट्रा आवर में आप हम सबको अपनी क्षेत्र की समस्या उठाने का मौका देते थे। हम उन मौकों पर आपके लिए आपके प्रति कृतज्ञ हैं कि आप हमें क्षेत्र के बारे में अपनी समस्या को देर शाम तक ही सही उठाने का मौका दिया, जिसके कारण हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निदान हो सका। सरकार ने उस पर संज्ञान लिया और कुछ न कुछ करने का काम किया। मैं आपके प्रति पूरे
लोकसभा के सभी सचिवालय और सभी सुरक्षा कर्मियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और आपसे मैं यही कहना चाहता हूं और आज के इस सदन के सभी लोगों से कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम 18वीं लोकसभा के सदस्य जब हमारी जनता हमें चुनकर अपने अपने क्षेत्रों से हमें भेजेगी तो जिस प्रकार 17 में अगर हम गवाह बने हैं 370 के, ट्रिपल तलाक के, महिला आरक्षण के और राम मंदिर के, तो 18वीं लोकसभा में हम सब सीता जी के भव्य मंदिर के भी गवाह बन सके। इस सदन में उनके भी नाम पर हम सब इस बात का संकल्प ले। एक बार पुनः अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति स्पेशल आभार कि हम सबको इस सदन में सीखने का, अपनी क्षेत्र की आवाज बनकर बोलने का, और मैं आप मां सीता से यही प्रार्थना करूंगा कि यहाँ मौजूदा सभी सदस्य दोबारा आए और इसी प्रकार इस लोकतंत्र के मंदिर में हम जनता की आवाज बनकर जनता की आवाज को यहाँ पर रखें और सरकार के माध्यम से उसका निदान करावे। आपके प्रति दोबारा कृतज्ञ करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एम श्रीनिवासल रेड्डी। Sir, thank you very much, sir, for giving some time. This is an auspicious occasion for me to speak on this subject, sir. When I entered into 12th Lok Sabha, I felt very happy. That's about 26 years back. It's a temple of democracy. Sir, to be proud, there are only 543 members in this house. Now 140 crore people are there in this country. I am one amongst that. Means I should be, thankful to the God only always. So, every time, whenever the Lok Sabha starts, 17th Lok Sabha is now ending. 18th Lok Sabha is there. So, everybody will expect that, here, after coming here to this parliament, next, we have to come only. So, for that, God's blessings are required. And the lovely speaker, always smiling speaker, I have not come across in my life, sir, when all the, so many, I have seen so many speakers. We should be proud of that also. You were not angry any time. You look so cheerful. And you should encourage all the members to speak here in this house. That is a grateful thing, sir, to tell you, sir. Sir, I must appreciate, Honorable our Prime Minister, during COVID period, how he has conducted. And he has, actually brought India into the world map, sir, People should be always remember, see, everybody praises, India, because our Honorable Prime Minister has done, so much of, work for this, COVID season, sir. But some members used to say that, COVID period, 2 years they are lost. That is, MP lads also, they are lost only. And their feeling is, why don't you extend by another 2 years this parliament, that is 17th Lok Sabha itself, sir. That is, some new legislation, you may have to bring. So because the lost thing, how can you recover it also, sir? Sir, it is a grateful event, sir, to tell you frankly, sir, our parliament staff, especially security staff and our marshals or anybody, they were all cooperative with, like a family we have worked out in this, sir. And the greatest opportunity for this 17th Lok Sabha members, sir, shift from old parliament to new parliament. This kind of, experience, nobody will have later also. Because everybody has to continue here in this new Lok Sabha. So the old Lok Sabha, sir, in Central Hall, there is no Central Hall, sir. That is the experience, what we had, there earlier. I request you once again, sir, to create some Central Hall here. Otherwise, sir, people are not connecting ourselves, sir. We have to call in the morning and ask them also that what time we should meet in Rajya Sabha canteen or Lok Sabha canteen only. So the feeling of, everybody is that Central Hall has to be created, sir. Sir, in these 5 years of Lok Sabha period, we have passed, government, has a lot of, valuable bills also. I must, thank our Honorable Prime Minister for that. So he has done a wonderful thing, sir. Sir, my leader also, Y. Jagannath Reddy Garu,
always used to say that, we have got a good, excellent, Prime Minister for our country. And with this Ayodhya Ram Temple, sir, people from South, everybody says that, Modi ji has created a wonderful, Ramalayam, sir, there. And people are now started, going and visiting that temple also, sir. Sir, good experience. 17th Lok Sabha, with your, under your, speakership and everything, I cannot forget in my lifetime. And I actually, sir, compliment everybody, my colleagues, when, we used to meet, out of parliament also generally. Very happily, like a family, we used to, celebrate everything. Sir, now, because with your, say, God's blessings and everything, with your affection, everybody should come back to 18th Lok Sabha, sir. This is only, my prayer to the God also, sir. Thank you, thank you, thank you. वीरेंद्र सिंह जी बहुत उत्सुक हैं बहुत देर से। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है, मैं उनकी सरकार को उनको प्रणाम करता हूं कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, किसान नेता थे, और उन्होंने स्वामीनाथन जो कृषि के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया, उनको भी भारत रत्न दिया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। आज मुझे याद आ रहे हैं पिछले सत्र में, पिछले संसद में मेरे साथी मुलायम सिंह जी याद आ रहे हैं। उन्होंने पिछले संसद में कहा था कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, कहा था। आज वो होते संसद में तो पुनः उस बात को दोहराते कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री देश का बनाया जाना चाहिए। संसद में भले नहीं है, लेकिन स्वर्ग से मुलायम सिंह जी कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री पुनः मोदी जी को इसलिए बनाया जाना चाहिए कि चौधरी साहब चरण सिंह किसान नेता को, जिनके शिष्य होते थे मुलायम सिंह, उनको भारत रत्न दिया है, और स्वामीनाथन जी जो कृषि के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया, उनको भारत रत्न दिया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को, उनके सरकार को प्रणाम करता हूं, और अपने साथी मुलायम सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो दिवंगत हो गए, लेकिन स्वर्ग से भी यह पुकार कर रहे हैं कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनना चाहिए। श्री बीबी पाटिल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, 17वीं लोकसभा के आखिरी दिन के अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब का धन्यवाद मानना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे केंद्र के सभी मंत्री, सभी मेंबर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 5 साल के कार्यकाल में हम सब लोग मिलकर एक अच्छा ऐतिहासिक काम करने का काम किए। सो डेफिनेटली 17वीं लोकसभा एक यादगार लोकसभा बोल के हम याद रखेंगे, और आने वाले दिनों में भी इससे भी अच्छे एक काम लोकसभा में होंगे, ऐसा एक उम्मीद भी रखता हूँ। डेफिनेटली 5 साल के कार्यकाल में हमारे स्पीकर साहब ने सभी लोगों को एक अच्छा काम करने का मौका दिया। उससे नए जितने भी मेंबर्स थे, महिला मेंबर्स थे, वो सभी लोगों को 0 आवर में 12-12 बजे तक काम करने के लिए, उनके संसदीय क्षेत्र में के सवालों को आगे रखने के लिए जो मदद की, इसलिए मैं खास करके स्पीकर साहब का धन्यवाद देता हूँ। डेफिनेटली पिछले 5 साल में राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार से बहुत सारी मदद मिली, इसलिए और एक बार मैं केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। गिरीश जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस लोकतंत्र के मंदिर में अंतिम दिन में मुझे मौका दिया बोलने का, मैं पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यहाँ पर आने का मौका जो मिला बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से, और मेरी नगीना लोकसभा जो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के आशीर्वाद से मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में आने का मौका मिला। मैं सबसे पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के लिए अच्छे कदम उठाकर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। सभी आदरणीय मंत्रीगण और सभी दलों के जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं, उन सबका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभी और माननीय सांसद जो हमारे साथी हैं, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में जिस तरीके से हम जैसे नए सदस्य को आपने 0 आवर में समय नहीं मिला, आपसे रिक्वेस्ट करी, और आपने हम लोगों को चाहे रात के 11 बजे या 12 बजे में मौका मिला अपने क्षेत्र की जनता की समस्या उठाने के लिए,
उसके विकास के लिए जो आपने समय दिया है और जो आपका नेतृत्व था, जो पूरे सदन को चलाने में जो आपकी भूमिका अहम रही है, अगर पक्ष और विपक्ष में भी कहीं तलखी है तो आपके सौम्य व्यवहार ने उसको भी शांत कराकर एक अच्छे सदन की प्रक्रिया को चलाने में आपने योगदान दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस साथी आज हमारे साथ से जा रहे हैं, मैं आज उनको ये बधाई देते हुए कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाके पुनः फिर जीतकर इस 18वीं लोकसभा में आने का आप लोग आएंगे, ऐसा मैं चाहता हूं। आपका अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। पिनाकी मिश्रा जी। अध्यक्ष जी, ये सभी इस हाउस के मेंबर मेरे ख्याल से एक ही सेंटिमेंट व्यक्त करना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में 17वीं लोकसभा में सभी को बहुत आपने सुजोग दिया, मौका दिया अपने मत रखने का। मैं विशेष रूप से मेरे नेता श्री नवीन पटनायक जी का धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से आज बीजू जनता दल के हमारे सारे साथी यहाँ हैं। मेरे साथी अनुभव महांती जी ने पहले ही आपको धन्यवाद दिया है। यहाँ आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी हैं सरकार की तरफ से। उन्होंने सारे सांसदों को जितनी सुविधाएं देने का यहाँ पर उद्यम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके लिए मैं विशेष रूप से सत्ताधारी पक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस संसद में सभी सांसदों को सरकार की तरफ से कम ये तो कोई नहीं कह सकता कि सुविधाओं की कमी हुई है। इसलिए सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद। और एक बार सभी सांसदों को मेरा नवीन पटनायक जी की तरफ से, बीजू जनता दल की तरफ से मेरा अभिनंदन है। और आशा करते हैं कि निर्वाचन होंगे, निर्वाचन में लड़ाई अच्छी होगी, बहुत लोग चुन के आएंगे, कुछ जो रह जाएंगे वो फिर चुन के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व के लिए। और कोई माननीय सदस्य बचा है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आज इस 17वीं लोकसभा के अंतिम दिन हम लोग यहाँ सब विदाई के लिए इकट्ठा हैं। 17वीं लोकसभा में जहाँ सरकार ने अपना एजेंडा बिल्स पास किए, वहीं आपके नेतृत्व में 0 आवर जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ और आपने सबको 0 आवर उठाने में अपने अपने मुद्दे उठाने का मौका दिया। मैं अपनी क्षेत्र की जनता, अमरोहा की जनता, जिसके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर आया, और यहाँ जितने हमारे कुलीग्स, चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष हो, एक बात जो हमारे वरिष्ठ सांसद कह रहे थे कि हाँ, ये पूरा 5 साल का टेन्योर में एक जो कमी 2 साल तो कोविड के दौरान, प्लस अब जो नए सदन में हम आए हैं तो सेंट्रल हॉल की तो वाकई आवश्यकता महसूस होती है। कई बार तो सर ये लगता है, राज्यसभा वाले तो छोड़िए, कई बार हम इधर से उधर वाले भी कई दिन हो जाते हैं कि मुलाकात नहीं होती। लेकिन आपको मैं सब अध्यक्ष महोदय आपको का धन्यवाद करते हुए मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि जिस मकसद के लिए ये देश आजाद हुआ, हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान बनाया, ये लोकतंत्र मजबूत रहे, जिंदा रहे, आने वाले वक्त में ये इस लोकतंत्र जिंदा रहे। इसी आशा के साथ मैं सबको एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अध्यक्ष महोदय, शुक्रिया, आपने मुझे 17वीं लोकसभा के आखिरी सदन में अंतिम दिन बोलने का मौका दिया। मैं इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे जैसे न्यू कमर जब चुनकर आए तो आपके व्यवहार से बिल्कुल ये भी महसूस नहीं हो पाया कि हम फर्स्ट टाइम चुनकर आए हैं। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभार आपका व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरीके से न्यू कमर्स को बार बार बोलने का मौका दिया और यहाँ तक के सदन को रात के 12 बजे तक चलाने का मौका चलाया, उससे सब लोगों को मौका मिला। खास तौर से कोविड के दौरान जिस तरीके से आपने इस सदन को चलाया वो भी काबिल तारीफ़ है। आपके व्यवहार को देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारे पार्लियामेंट की हिस्ट्री में एज ए स्पीकर
सब लोग आपको याद रखेंगे। और इसी से मुतालिक मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, आपकी नज़र करना चाहता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। धन्यवाद। मेहताब जी सीनियर लीडर हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये 17th लोकसभा का अंतिम दिन है, अंतिम क्षण है। जैसे परीक्षा में जाने से पहले बच्चों के बीच स्कूल में हो या कॉलेज में हो एक एंजाइटी रहती है, क्या होगा परीक्षा में और अगले श्रेणी में हम सब इकट्ठा होंगे कि नहीं, यही माहौल अभी यहाँ बनी हुई है। मैं आपको विशेष स्तर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आज हमारे पार्टी के एक बुजुर्ग महिला की याद आती है, प्रमिला बिश्नोई, जो आस्का लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़के जीती थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप वो चलाती हैं और हमारे मुख्यमंत्री नवीन जी ने उनको सिलेक्ट किया था और लोकसभा चुनाव लड़के वो यहाँ आई। और उनका ये दिक्कत है कि किस भाषा में वो यहाँ बोले, और आपने खुद अपने चैम्बर में को बुलाया और कहा उड़िया भाषा में जो भी आपको बोलना है आप बोलिए, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। ये जो साहस आपने दिखाया, उनको साहस जो दी, ये सबसे बड़ी बात है। मैं वहाँ खड़ा था और जब वो निकल के यहाँ आए, स्पीकर साहब ने तो बता दिया बोलने के लिए, मैं क्या कहूँ। मैंने कहा जो आपकी व्यवस्था है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में आप वही कहिए। तो उन्होंने वही कहा और बार बार यही कहती रही कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े सदन में मैं खड़े होकर कह पाऊंगा। मैं तो अपने महिलाओं के बीच थोड़ा भाषण दे देता हूं उनको प्रेरित करने के लिए, पर इस तरह की जो प्रेरणा आपने दी, शायद ये जो सदन है 17th लोकसभा, ये 17th लोकसभा में मुझे जितनी जानकारी है सबसे ज़्यादा नए मेंबर चुन के आए हैं और ये करीब 300 करीब नए मेंबर इस लोकसभा 17th लोकसभा में आए हैं। किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ कि हम नए चुन के आए हैं, कैसे हम अपना बात रखेंगे, लोगों के बीच जाके क्या कहेंगे। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई ऐतिहासिक चीज़ें इस 17th लोकसभा में हुई है। जैसे कहा जाता है इतिहास में हर एक दिन इतिहास के पन्ने में जुड़ा जाता है, उस हिसाब से हिस्ट्री इज़ इन द मेकिंग। और ये लोकसभा 17th लोकसभा आपके अध्यक्षता में कई इतिहास के पन्ने जुड़े हैं जो हमारे देश को और भव्य बनाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए अध्यक्ष जी, थैंक यू वेरी मच बोलने का मौका दिया। मैं एक ही बात कहूँगा कि आपके लीडरशिप में इतना काम हुआ। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बाद 1952 में जो पहली जो लोकसभा थी, जैसे 17वीं लोकसभा है, 677 सिटिंग्स हुई और अब इसमें केवल 300 के करीब हुई है, लेकिन काम आपने उससे भी ज़्यादा किया और सब ने मिलजुल करके जो काम किया और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीत राणा निर्दलीय की तरफ से आप भी बोल लो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल में बटरफ्लाइज जैसा हो रहा है कि आखिरी दिन है और सभी के दिलों में एक अलग सी धक-धुक है। पर मैं इस सभागृह के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी सर, आपके बारे में, कि इस पार्लियामेंट में आने के बाद जब फर्स्ट दिन हम बोलने की तैयारी कर भी नहीं रहे थे, तब कई सीनियर लीडर्स के आजू बाजू बैठकर सुनने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप निर्दलीय हैं, पहली टाइम है, तो आप लिख के आपका नाम दीजिए सर। तब शुरू किया, पर इस पार्लियामेंट में और आपने सर हम लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्लियामेंट में आए हैं और अपने क्षेत्र के बारे में बहुत अलग तरीके से और सभी चीज़ें ज़रूरत जो थी मेरे क्षेत्र को, वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रखें।
तो जितने भी सीनियर लीडर्स यहाँ पर हैं, जितने भी नए पार्लियामेंटेरियन हमारे जैसे पहली बार आए सर, बहुत कुछ सीखा और 5 वर्षों में अलग अलग तरीकों से अपने अपने राज्य में हमने संघर्ष भी किया, बहुत कुछ आगे अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को लेके जाने के लिए बहुत कुछ सीखा। तो स्पीकर साहब आपका, हमारे अमित भाई का, अमित शाह जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, सभी ग्रेट लीडर्स जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ ये पार्लियामेंट हमने शेयर किया। आप लोगों का आशीर्वाद और हमारे क्षेत्र के अमरावतीकरों का आशीर्वाद है कि हम इस पार्लियामेंट में आकर अपनी सेवा, हम उनकी सेवा में हमने पूरे 5 साल दिए। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे, आने वाले समय में और ताकत से मैदान में काम करके हम उनको और सेवा दे सकें। धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर सर, प्राइम मिनिस्टर अभी आ रहे हैं, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, members of the Council of Ministers, UPA chairperson, my leader, Madam Sonia Gandhi, my friends and colleagues. सर, बहुत कुछ बोलने को तो दिल चाहते हैं, लेकिन बोलूं क्या, ये भी सोचते हैं, क्योंकि ये 17वीं लोकसभा की सेशन सत्र की आखिरी दिन, अंतिम चरण पे हम पहुंच चुके हैं। पता नहीं कैसे 5 साल गुजर गए। समय और ज्वार इंतजार नहीं करते। बहुत सारे तजुर्बा हासिल भी किए हैं और दिल कहना चाहते हैं कि जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए, किसी ने 2 कदम चलते ही सांस भर लिए। पर जिंदगी का दूसरा नाम है दरिया, वो तो बस बहते रहेंगे, चाहे रास्ते पे फूल गिरी या पत्थर। The coming to the close of the current Twitter session, which is the last of the 17th Lok Sabha, marks yet an eventful milestone in our parliamentary history. As witnessed on several occasions in the past, the current Lok Sabha too has had its share of tumultuous and also epoch-making events. We have witnessed the inaugurations, opening and shifting of the venue of our parliamentary business to the new Parliament House from the iconic Parliament House building, which has now been renamed as Samvidhan Sadan. We have got accustomed to, or some old-timers like me are still in the process of getting accustomed to the environs of the new Parliament House. We have commenced the journey of our Parliament from this new Parliament House from 19 September 2023 onwards. I would like to recall at this juncture that it was on 19 June 2019, that is 2 days following the commencement of the first session of the current Lok Sabha, that Sri Om Birla was elected as the Speaker Lok Sabha. Right from the day of assuming office, Sri Om Birla has been steadfastly taking and is continuing to take a number of initiatives for smoothening and improving the parliamentary practices and processes and providing better amenities and facilities to the honorable members, be it accommodations, medical facilities, transport, or appropriate support mechanism for discharging one's parliamentary duties. Being the chairperson of the Public Accounts Committee,
प्राइम मिनिस्टर साहब, आप उस समय थे नहीं, लेकिन मैंने आपको जिक्र किए हैं। रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं। बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, I am particularly grateful to the Speaker for his leadership and guidance in holding the centennial celebrations of the PSC on a grand scale in December 2021. With a two-day conference of the chairpersons of PSCs of state and union territory legislatures, where the attendees included presiding officers of various legislative bodies, holding exhibitions in physical and digital formats, and release of the centenary souvenir on the 100-year journey of the PSC by the President of India in the Central Hall of Samvidhan Sadan. The event was truly epoch-making in the history of the Indian Parliament and its committees. While we have discussed, debated, and voted upon a number of matters of public importance, we have also had a fair share of adjournments and loss of business time of the House. Those holding alternate or different views tried to get their points across, which ultimately led to disruption. This is a part and parcel of our democratic process. Debate and discussions are the hallmark of our parliamentary system, and adopting even the remotest method of browbeating or stifling those holding alternate views on policy matters and issues is best avoided. Despite the pulls and pressures of the times, the Honorable Speaker has always maintained its composure, accommodated or tried to accommodate all sections of the House in expressing their viewpoints, and conducted the proceedings of the House with diligence and dignity. In the last 14 sessions of the current Lok Sabha, which will soon come to a close, we have had a good share of events of immense concern to the people and the nation as a whole, as well as those of significance. The opposition in the House played its role responsibly in raising and debating on issues of immense public interest and concern. To recall, such matters that we raised and debated on included the fallout of COVID pandemic on the common people in particular, and the government response to the situation, threat posed to our nation's security with the aggression and hostility of our neighboring countries, problems posed by pollution, rising levels of unemployment and jobless growth, and the effect of increasing inflationary pressures on the lives of common people. In the previous session, that is the 13th session, we witnessed the unfortunate incident of security breach in the Parliament House, which obviously is not a good sign and does not augur well. I can see and understand that remedial measures are being taken. With the augmenting of the security apparatus, I am sure that we will not be witnessing such incidents or face any form of security threat in future. In statistical terms, the 17th Lok Sabha has been very productive, with a very significant number of legislations passed, questions posed, matters of public importance raised during the 0 hour and under Rule 377, and discussions held on matters of public importance. The legislations enacted by us in the current Lok Sabha include the Constitution 128 Amendment Bill 2023, providing for reservation of seats to women in the Lok Sabha and other legislative assemblies. Yet, the work pertaining to empowerment needs to be carried forward as social classes cut across gender, and the weak and deprived too deserve a chance for betterment. Also, the process of appropriately and elaborately debating and discussing legislations that have a bearing on the lives of the common people at large cannot and should not be undermined in any way. As a responsible opposition, my party has, in course of the last few years, played its due role meaningfully. Sir, मैं एक दूर दराज गांव के एक नुमाइंदे हैं सर। मेरा नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी मुझे हिंदुस्तान की नेशनल पार्टी कांग्रेस को सदन के अंदर अगुवाई करने की मौका दिया, इसलिए मैं उनके प्रति आभारी हूं। और
आप सबके प्रति भी. We have always endeavored to strengthen our parliamentary system of governance and will continue to do so. The glory associated with India's freedom struggle is well recorded and is a remarkable chapter in world history. My party has always stood and fought for preserving, protecting, and upholding our hard-earned freedom and democratic rights, and will always continue to do so. I would at this point like to place on record my appreciation of the immense amount of hard work and labor that the Secretary Staff who work under the administrative control of the Secretary General, including the legislative staff, reporters, interpreters, and the security personnel have put in the last few years of the current Lok Sabha and ensured that the session of the House were held with precision and perfection. As the leader of the largest opposition party in the House, I would take this opportunity to express my thanks and gratitude to the Honorable Speaker for his help and support. As I mentioned earlier, the 17th Lok Sabha has been noteworthy and eventful in many ways and will be remembered for its many firsts. I wish to conclude by wishing my colleagues in the House the very best for the coming time. Thank you, sir. माननीय प्रधानमंत्री जी. आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का ये दिवस लोकतंत्र की एक महान परंपरा का महत्वपूर्ण दिवस है. सत्रहवीं लोकसभा ने 5 वर्ष देश सेवा में जिस प्रकार से अनेकविध महत्वपूर्ण निर्णय किए, अनेक चुनौतियों को सबने अपने सामर्थ्य से देश को उचित दिशा देने का प्रयास, एक प्रकार से आज का दिवस हम सबकी उन 5 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित उस समय का, देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करना यह अवसर है. ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो. ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा. इन सारी प्रक्रियाओं में सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये समय है कि मैं सभी माननीय सांसदों का इस गृह के नेता के नाते भी और आप सबके एक साथी के नाते भी आप सबका अभिनंदन करता हूं. विशेष रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं.
पांचों वर्ष कभी कभी सुमित्रा जी मुक्त हास्य करती थी, लेकिन आप हर पल आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था। यहाँ कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। अनेकविध परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया। मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आक्रोश के पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ इन सभी स्थितियों को संभालते हुए और एक सूझबूझ के साथ आपने सदन को चलाया, हम सबका मार्गदर्शन किया। इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। आदरणीय सभापति जी, इस 5 वर्ष में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जात ने झेला। कौन बचेगा, कौन बच पाएगा, कोई किसी को बचा सकता है कि नहीं बचा सकता, ऐसी वो अवस्था थी। ऐसे में सदन में आना, ये भी अपना घर छोड़ के निकलना, ये भी संकट का काल था। उसके बाद भी जो भी नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी, आपने उसको किया। देश के काम को रुकने नहीं दिया। सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो गति देनी चाहिए, वो गति भी बनी रहे। और उस काम में सदन की जो भूमिका है, वो रत्ती भर भी पीछे न रहे। इसको आपने बड़ी कुशलता के साथ संभाला और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आदरणीय सभापति जी, मैं माननीय सांसदों का भी इस बात के लिए आज एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उस कालखंड में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सांसद निधि छोड़ने का प्रस्ताव माननीय सांसदों के सामने रखा और एक पल के विलंब के बिना सभी माननीय सांसदों ने सांसद निधि से मुक्त। इतना ही नहीं, एक देशवासियों को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए अपने आचरण से समाज को एक विश्वास देने के लिए सांसदों ने अपनी सैलरी में से 30% कटौती का निर्णय सबने खुद ने किया, ताकि देश को भी विश्वास हुआ कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग हैं। और आदरणीय सभापति जी, हम सभी सांसद बिना कारण साल में 2 बार हिंदुस्तान के मीडिया के किसी न किसी कोने में गाली खाते रहते थे कि ये सांसदों को इतना मिलता है और कैंटीन में इतने में खाते हैं, बाहर इतने में मिलता है, कैंटीन में इतने में मिलता है। बाहर यानी पता नहीं बाहर लोग तो लिए जाते थे। आपने निर्णय किया सबके लिए समान रेट होंगे कैंटीन में, और सांसदों ने कभी भी
विरोध नहीं किया, शिकायत भी नहीं की, और सभी सांसदों की बिना कारण इतनी फजेद करने वाले लोग मजे लेते थे, उससे हम सबको आपने बचा लिया। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि हमारे कई लोकसभा के, चाहे 17वीं हो, 16वीं हो, 15वीं हो, संसद का नया भवन होना चाहिए, इसकी चर्चा सबने की, सामूहिक रूप से की, एक स्वर से की, लेकिन निर्णय नहीं होता था। ये आपका नेतृत्व है जिसने निर्णय किया, चीजों को आगे बढ़ाया, सरकार के साथ अनेक मीटिंगें की, और उसी का परिणाम है कि आज देश को ये नया संसद भवन प्राप्त हुआ है। आदरणीय सभापति जी, एक संसद के नए भवन में एक विरासत का अंश और जो आजादी की पहली पल थी उसको जीवंत रखने का हमेशा हमेशा हमारे मार्गदर्शक रूप में ये सेंगोल को यहाँ स्थापित करने का काम, और अब प्रतिवर्ष उसको सेरेमोनियल इवेंट के रूप में उसको हिस्सा बनाने का एक बहुत बड़ा काम आपके नेतृत्व में हुआ है, जो भारत की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा हमें आज़ादी के उस प्रथम पल के साथ जोड़ के रखेगा, और आज़ादी की वो पल क्यों थी हमें वो याद रहेगा, तो देश को आगे ले जाने की वो प्रेरणा भी बनी रहेगी। उस पवित्र काम को आपने किया है। आदरणीय सभापति जी, ये भी सही है कि इस कालखंड में G20 की अध्यक्षता का भारत को मिली। भारत को बहुत सम्मान मिला। देश के हर राज्य ने अपने अपने तरीके से विश्व के सामने भारत का सामर्थ्य और अपने राज्य की पहचान बखूबी प्रस्तुत की, जिसका प्रभाव आज भी विश्व के मन पर है। उसके साथ आपके नेतृत्व में G20 की तरह P20 का जो सम्मेलन हुआ और विश्व के अनेक देशों के स्पीकर्स यहाँ आए, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत किस महान परंपरा को लेकर के, किस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के सदियों से हम आगे बढ़े हैं। व्यवस्थाएं बदली होगी, लेकिन डेमोक्रेटिक मन भारत का हमेशा बना रहा है। उस बात को आपने विश्व के स्पीकर्स के सामने बखूबी प्रस्तुत की, और भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का काम आपके नेतृत्व में हुआ। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात के लिए आपका विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। शायद हमारे सभी माननीय सांसदों का और मीडिया का भी उस तरफ ध्यान नहीं गया है। हम संविधान सदन जिसको कहते हैं, जो पुरानी संसद, जिसमें महापुरुषों के जन्म जयंती निमित्त उनकी प्रतिमा को पुष्प चढ़ाने के लिए हम लोग एकत्र आते हैं, लेकिन वो एक 10 मिनट का इवेंट होता था और चले जाते थे। आपने देश भर में इन महापुरुषों के लिए वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा का एक अभियान चलाया। उसमें से जो बेस्ट ऑरेटर होते थे और बेस्ट एसेज होते थे, हर राज्य से 2-2 बालक उस दिन दिल्ली आते थे, और उस महापुरुष की जन्म जयंती के समय, पुष्प वर्षा के समय वो मौजूद रहते थे, देश के नेताओं को, और बाद में वो पूरा दिन भर रह करके उस पर अपना व्याख्यान देते थे। वे दिल्ली के अन्य स्थान पर जाते थे, वो सांसद की गतिविधियों को समझते थे। यानी अपने ये निरंतर प्रक्रिया चला करके
देश के लाखों विद्यार्थियों को भारत की संसदीय परंपरा से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया। और ये परंपरा ये आपके खाते में रहेगी और आने वाले समय में हर कोई बड़े गौरव के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मैं इसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, संसद की लाइब्रेरी जिसको उपयोग करना चाहिए वो कितना कर पाते थे वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपने उसके दरवाजे सामान्य व्यक्ति के लिए खोल दिए। ज्ञान का ये खजाना, परंपराओं की विरासत, उसको आपने जन सामान्य के लिए खोल करके बहुत बड़ी सेवा की है। मैं इसके लिए भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पेपरलेस पार्लियामेंट, डिजिटलाइजेशन, आपने आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी व्यवस्था में कैसे बने। शुरू में कुछ साथियों को दिक्कत रही, लेकिन अब सब इसके आदी हो गए हैं। सब मैं देखता हूं जब यहाँ बैठे हैं तो कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। ये एक स्थायी व्यवस्थाएं आपने निर्माण की है। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कुशलता और माननीय सांसदों की जागरूकता, उन सबका संयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूं कि जिसके कारण 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब 97% रही है। %97 प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब 17वीं लोकसभा की हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब एक संकल्प लेकर के 18वीं लोकसभा प्रारंभ होगी कि हम हमेशा 100% से ज्यादा प्रोडक्टिव वाली हमारी कार्यवाही करेंगे। और उसमें भी 7 सत्र 100% से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले रहेंगे। ये भी, और मैंने देखा आपने रात रात बैठ करके भी हर सांसदों के मन की बात को आपने सरकार के ध्यान में लाने का भरपूर प्रयास किया। मैं इन सफलता के लिए सभी माननीय सांसदों का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। पहले सत्र में, 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में दोनों सदन ने 30 विधेयक पारित किए थे। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और एक नए नए बेंचमार्क 17वीं लोकसभा ने बनाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव, हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि ऐसे अवसर पर हमारे सदन ने अत्यंत महत्वपूर्ण कामों को नेतृत्व किया। हर स्थान पे हुआ। शायद ही कोई सांसद ऐसा होगा कि जिसने आजादी के 75 वर्ष को लोकोत्सव बनाने में अपने अपने क्षेत्र में भूमिका अदा न की हो। यानी सचमुच में आजादी के 75 वर्ष को देश ने जी भर करके उत्सव से बनाया, और उसमें हमारे माननीय सांसदों की और इस सदन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे संविधान लागू होने के 75 वर्ष, ये भी अवसर इसी समय इसी सदन को मिला है, इसी सभी माननीय सांसदों को मिला है। और संविधान की जो भी जिम्मेवारियां, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, और उनके साथ ये जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरक है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यकाल में बहुत ही रिफॉर्म्स हुए हैं और गेम चेंजर है। 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। एक बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से देश आगे बढ़ा है।
और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन किया है, अपनी हिस्सेदारी जताई है और देश, हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थी, ऐसी बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए। पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान, इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी, एक रुकावट चुभती थी। लेकिन इसी सदन ने धारा 360 आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे, ये काम हमने पूरा किया। कश्मीर के भी, जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को भी पहुंचा करके हम आज एक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं का लिए जूझते हैं, उनको एक बल मिला है, मानसिक रूप के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। हम 75 साल तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे हैं। हम गर्व से कहेंगे देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिएगी। और यही सच्चा लोकतंत्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका एक बात के लिए और अभिनंदन करना चाहूंगा कि नया सदन, इसकी भव्यता वगैरह तो है ही, लेकिन उसका प्रारंभ एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है, और वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका जिक्र होकर के, यानी एक, और भले ही वो छोटा सत्र था लेकिन दूरगामी निर्णय करने वाला सत्र था। इस नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी पल शुरू हो गया था, जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है। और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति।
3 तलाक कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहे, कोई अप्रकट रूप से कहे, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी माननीय सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहां मौजूद हैं। पीढ़ियों से होता यह न्याय हमने पूरा किया है और वो बहनें हमें आशीर्वाद दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति की गहमागहमी अपनी जगह पे है, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की अपनी आशा आकांक्षा अपनी जगह पे है, लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आकांक्षा, देश का सपना, देश का संकल्प ये बन चुका है। 25 साल वो हैं जो देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा। (1930) में जब महात्मा गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी, नमक का सत्याग्रह था। घोषणा होने के पहले लोगों को सामर्थ्य नजर नहीं आया था। चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह की परंपरा हो, चाहे नमक का सत्याग्रह हो, उस समय तो घटनाएं छोटी लगती थी, लेकिन 1947 25 साल का कालखंड, उसने देश के अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया था। हर व्यक्ति के दिल में वो जज्बा पैदा कर दिया था कि अब तो आजाद होकर रहना है। मैं आज देख रहा हूं कि देश में वो जज्बा पैदा हुआ है। हर गली मोहल्ले में हर बच्चे के मुंह से निकला है कि 25 साल में हम विकसित भारत बना के इसलिए ये 25 साल मेरी देश की युवा शक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि 25 साल में देश विकसित भारत न बने। हर किसी का सपना है। कुछ लोगों ने सपने को संकल्प बना लिया है, कुछ लोग शायद संकल्प बनाते देर हो जाएगी, लेकिन जुड़ना हर एक को होगा। और जो जुड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे तो फल तो जरूर खाएंगे। ये मेरा आदरणीय अध्यक्ष जी, ये 5 वर्ष युवाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कानून भी बने हैं। व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर युवाओं को नए मौके दिए गए हैं। पेपर लीक जैसी समस्या जो हमारे युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया है ताकि उनके मन में जो सवाल या निशान था और उनको व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा था, उसको एड्रेस करने का सभी माननीय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ करके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि कोई भी मानव जात अनुसंधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। उसको नित्य परिवर्तन के लिए अनुसंधान अनिवार्य होते हैं और मानव जात का लाखों साल का इतिहास गवाह है कि हर काल में अनुसंधान होते रहे, जीवन बढ़ता चला गया है, जीवन का विस्तार होता गया है। इस सदन ने विधिवत रूप से कानूनी व्यवस्था खड़ी करके अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का बहुत बड़ा काम किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये कानून आमतौर पर रोजमर्रा की राजनीति की चर्चा का विषय बन नहीं पाता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं और इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम
ये 17वीं लोकसभा ने किया है। मुझे पक्का विश्वास है देश की युवा शक्ति में। इस व्यवस्था के कारण दुनिया का रिसर्च और का एक हब हमारा देश बन सकता है। हमारे देश की युवा के टैलेंट ऐसी है। आज भी दुनिया की बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनके इनोवेशन के काम आज भी भारत में हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हब बनेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में हमारी बेसिक नीड्स पूरी तरह बदल रही है। कल तक जिसका कोई मूल्य नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, वो आने वाले में बहुत अमूल्य बन चुका है। जैसे डेटा, पूरी दुनिया में चर्चा है डेटा का सामर्थ्य क्या होता है। हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल ला करके पूरी भावी पीढ़ी को सुरक्षित कर दिया है। पूरी भावी को एक नया शस्त्र हमने उसके हाथ में दिया है, जिसके आधार पर वो अपने भविष्य को बनाने के लिए इसका सही इस्तेमाल भी करेंगे। और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारी 21वीं सदी की पीढ़ी को और दुनिया के लोगों को भी भारत के इस एक्ट के प्रति रुचि बनी हुई है। दुनिया के देश उसका अध्ययन करते हैं, अपना नई नई व्यवस्था अनुकूल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और डाटा का उपयोग कैसे हो, उसकी भी उसमें गाइडलाइंस है। अनेक प्रकार से प्रोटेक्शन का पूरा प्रबंध करते हुए इसका सामर्थ्य कैसे आए, जिस डेटा को लोगों को गोल्ड माइन कहते हैं, न्यू ऑयल कहते हैं, मैं समझता हूँ वो सामर्थ्य भारत को प्राप्त हो। और भारत इस शक्ति के इसलिए विशेष है क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे पास जिस प्रकार की जानकारी और हमारे साथ जुड़े हुआ डेटा जो जनरेट होता है, सिर्फ हमारा रेलवे पैसेंजर्स का डेटा कोई देख ले, दुनिया के लिए बहुत बड़ा संशोधन का विषय बन सकता है। उसकी ताकत को हमने पहचान करके इस कानूनी व्यवस्था को दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जल थल नभ, इस सदियों से इन क्षेत्रों की चर्चा चली है, लेकिन अब समुद्री शक्ति और स्पेस की शक्ति और साइबर की शक्ति, एक ऐसी त्रिविध शक्तियों का मुकाबला करने की आवश्यकता खड़ी हुई है। और विश्व जिस प्रकार के संकटों से गुजर रहा है और विश्व जिस प्रकार के विचारे प्रभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तब इन क्षेत्रों में हमें सकारात्मक सामर्थ्य भी पैदा करना है और नकारात्मक शक्तियों से अपने आप को, हर चुनौतियों को चुनौती लेने का सामर्थ्य भी बनाना है। और उसके लिए आवश्यक स्पेस से जुड़े रिफॉर्म्स बहुत अनिवार्य थे और बहुत दूरगामी दृष्टि के साथ स्पेस के रिफॉर्म का काम हमारे यहाँ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश ने जो आर्थिक रिफॉर्म किए हैं उसमें 17वीं के लोकसभा के सभी माननीय सांसदों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में हजारों कंप्लायंसेस बेवजह हम जनता जनार्दन को ऐसी चीजों में उलझाए रखा। ये गवर्नेंस की एक ऐसी विकृत व्यवस्था विकसित हो गई, उसमें से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है। और इसके लिए भी सदन का मैं आभारी हूं। यानी इस प्रकार के कंप्लायंसेस के बोझ में सामान्य व्यक्ति तो दब जाता है। और मैंने तो एक बार लाल किले से भी कहा था, हम जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहते हैं, मैं दिल से मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए उतना ही लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़े। रोजमर्रा की जिंदगी में हर डगर पे सरकार टांग क्यों अड़ाए? हां, जो अभाव में है उसके लिए सरकार हर पल मौजूद हो, लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिंदगी को ही रुकावट बना दे, ऐसी लोकतंत्र नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारा मकसद है सामान्य मानवीय की जिंदगी से सरकार जितनी हट जाए, कम से कम उसकी जिंदगी में सरकार का नाता रहे,
वैसा समृद्ध लोकतंत्र दुनिया के सामने हमने आगे बढ़ाना चाहिए। उस सपने को पूरा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 60 से अधिक गैर जरूरी कानूनों को हमने हटाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि अब देश को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावटों से बाहर आना पड़ेगा। हमारे कई कानून तो ऐसे थे, छोटी छोटे कारणों से जेल में भर दो बस। यहां तक कि फैक्ट्री है और उसके शौचालय को 6 महीने में एक बार अगर व्हाइट वॉश नहीं किया है तो उसके लिए जेल थी, वो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों ना हो। अब ये जो एक प्रकार की जो अपने आप को बड़े लेफ्ट लिबरल कहते हैं, उन लोगों की आइडियोलॉजी और देश में ये तुमारशाही का जमाना, उन सारों से मुक्ति दिलाने का हमें भरोसा होना चाहिए भाई। वो करेगा। आज लोगों के घरों में लिफ्ट होती है, वो सोसाइटी फ्लैट वाले लोग अपनी लिफ्ट रिपेयर करते ही है जी, हर चीज कर लेते हैं। तो ये जो समाज पर, नागरिक पर भरोसा करने का काम, बहुत तेजी से बढ़ाने का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। और इसके लिए जन विश्वास एक्ट, मैं समझता हूं 180 से ज्यादा प्रावधान डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है। जो मैं कहा छोटी छोटी बात में जेल में डाल देना, ये डीक्रिमिनलाइज करके हमने नागरिक को ताकत दी है। वो इसी सदन ने किया है, यही माननीय सांसदों ने किया है। कोर्ट की चक्कर से जिंदगी बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम, कोर्ट के बाहर विवादों से मुक्ति, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम, मध्यस्थता का कानून, उस दिशा में भी इसी माननीय सांसदों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। जो हमेशा हाशिए पर थे, किनारे पर थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, सरकार होने का उनको एहसास हुआ है। हाँ, सरकार है, हम हैं। जब कोविड में मुफ्त इंजेक्शन मिलता था ना, उसको भरोसा होता था, चलिए जान बच गई। सरकार होना का उसको एहसास होता था। और यही तो सामान्य मानवीय की जिंदगी में बहुत आवश्यक होता है। वो असहायता न अनुभव, अब क्या होगा, ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर समुदाय अपमानित महसूस करता था, और जब बार बार वो अपमानित होता था तो उसके अंदर भी विकृतियों की संभावनाएं बढ़ती रहती थी, और ऐसे विषयों से सब लोग दूर भागते थे। 17वीं लोकसभा के सभी माननीय सांसदों ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति भी संवेदना जताई और उनके जीवन में भी बेहतरीन जिंदगी बने। और आज दुनिया के अंदर जब भारत ने ट्रांसजेंडर के लिए किए हुए काम है, जो निर्णय किए, इसकी चर्चा है दुनिया को बड़ा। जब हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ इवन हमारे माता बहनों के लिए प्रेगनेंसी के लिए 26 वीक की डिलीवरी के समय की छुट्टी, दुनिया के समृद्ध देशों को भी आश्चर्य होता है। अच्छा, यानी ये प्रोग्रेसिव निर्णय यहीं पर हुए हैं, इसी 17वीं लोकसभा में हुए हैं। हमने ट्रांसजेंडर को एक पहचान दी है। अब तक करीब 16-17 हजार ट्रांसजेंडर को उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, ताकि उनके जीवन को, और मैंने देखा अब तो मुद्रा योजना से पैसे लेकर के छोटा मोटा वो बिजनेस करने लगी, वो कमाने लगी है। पद्मा अवार्ड हमने ट्रांसजेंडर को दिया है, एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए। सरकार से जुड़ी अनेक योजनाओं का लाभ जो अब तक उनको मिलता नहीं था, मिलना प्रारंभ हुआ है। वो सम्मानीय जिंदगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत विकट काल में हमारा समय गया, क्योंकि 1.5-2 साल कोविड ने हमारे पर बहुत बड़ा दबाव डाला। लेकिन उसके बावजूद भी 17वीं लोकसभा
देश के लिए बहुत उपकारक रही है, बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन इस समय हमने कई साथियों को भी खो दिया है। हो सकता है अगर आज वो हमारे बीच होते तो आज इस विदाई समारोह में मौजूद होते, लेकिन बीच में ही कोविड के कारण हमने बहुत होनहार साथियों को खोना पड़ा। उसका दुख हमेशा हमेशा हमारे रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र और अंतिम आवर ही समझ लीजिए है। लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनंत है, अनेक, और ये देश किसी पर्पज के लिए है, उसका कोई लक्ष्य है, वो पूरी मानव जात के लिए। चाहे श्री अरविंदो ने देखा हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी ने देखा, लेकिन आज उन शब्दों में, उस विजन में सामर्थ्य था, वो हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं। दुनिया जिस प्रकार से भारत के महात्म्य को स्वीकार कर रही है, भारत के सामर्थ्य को स्वीकारने लगी है, और उसको, उस यात्रा को हमें और शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है, पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे। ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है, और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। ये देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। ये सदन हमें वो प्रेरणा देता रहेगा, और हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ, सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का ये दिवस लोकतंत्र की एक महान परंपरा का महत्वपूर्ण दिवस है। सत्रहवीं लोकसभा ने
5 वर्ष देश सेवा में जिस प्रकार से अनेक विध महत्वपूर्ण निर्णय किए, अनेक चुनौतियों को सबने अपने सामर्थ्य से देश को उचित दिशा देने का प्रयास, एक प्रकार से ही आज का दिवस हम सबकी उन 5 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित उस समय का, देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करना यह अवसर है। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, ये बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हो, एक नया विश्वास भरता हो। ये अपने आप में 17वीं लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोकसभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। इन सारी प्रक्रियाओं में सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये समय है कि मैं सभी माननीय सांसदों का इस गृह के नेता के नाते भी और आप सबके एक साथी के नाते भी आप सबका अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पांचों वर्ष कभी कभी सुमित्रा जी मुक्त हास्य करती थी, लेकिन आप हर पल आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था। यहाँ कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। अनेकविध परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और एक पल के विलंब के बिना सभी माननीय सांसदों ने सांसद निधि से मुक्त, इतना ही नहीं, एक देशवासियों को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए अपने आचरण से समाज को एक विश्वास देने के लिए सांसदों ने अपनी सैलरी में से 30% कटौती का निर्णय सबने खुद ने किया, ताकि देश को भी विश्वास हुआ कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग हैं। और आदरणीय सभापति जी, हम सभी सांसद बिना कारण साल में 2 बार हिंदुस्तान के मीडिया के किसी न किसी कोने में गाली खाते रहते थे कि ये सांसदों को इतना मिलता है और कैंटीन में
इतने में खाते हैं, बाहर इतने में मिलता है, कैंटीन में इतने में मिलता है, बाहर यानी पता नहीं बाहर लोग तो लिए जाते थे। आपने निर्णय किया सबके लिए समान रेट होंगे कैंटीन में, और सांसदों ने कभी भी विरोध नहीं किया, शिकायत भी नहीं की, और सभी सांसदों की बिना कारण इतनी फजेत करने वाले लोग मजे लेते थे, उससे हम सबको आपने बचा लिया। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि हमारे कई लोकसभा के चाहे 17वीं हो, 16वीं हो, 15वीं हो, संसद का नया भवन होना चाहिए, इसकी चर्चा सबने की, सामूहिक रूप से की, एक स्वर से की, लेकिन निर्णय नहीं होता था। ये आपका नेतृत्व है जिसने निर्णय किया, चीजों को आगे बढ़ाया, सरकार के साथ अनेक मीटिंगें की, और उसी का परिणाम है कि आज देश को ये नया संसद भवन प्राप्त हुआ है। आदरणीय सभापति जी, एक संसद के नए भवन में एक विरासत का अंश और जो आजादी की पहली पल थी उसको जीवंत रखने का हमेशा हमेशा हमारे मार्गदर्शक रूप में ये सेंगोल को यहाँ स्थापित करने का काम, और अब प्रतिवर्ष उसको सेरेमोनियल इवेंट के रूप में उसको हिस्सा बनाने का एक बहुत बड़ा काम आपके नेतृत्व में हुआ है, जो भारत की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा हमें आज़ादी के उस प्रथम पल के साथ जोड़ के रखेगा, और आज़ादी की वो पल क्यों थी हमें वो याद रहेगा, तो देश को आगे ले जाने की वो प्रेरणा भी बनी रहेगी। उस पवित्र काम को आपने किया है। आदरणीय सभापति जी, ये भी सही है कि इस कालखंड में G20 की अध्यक्षता का भारत को मिली। भारत को बहुत सम्मान मिला। देश के हर राज्य ने अपने अपने तरीके से विश्व के सामने भारत का सामर्थ्य और अपने राज्य की पहचान बखूबी प्रस्तुत की, जिसका प्रभाव जिसमें महापुरुषों के जन्म जयंती निमित्त उनकी प्रतिमा को पुष्प चढ़ाने के लिए हम लोग एकत्र आते हैं, लेकिन वो एक 10 मिनट का इवेंट होता था और चले जाते थे। आपने देश भर में इन महापुरुषों के लिए वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा का एक अभियान चलाया। उसमें से जो बेस्ट ऑरेटर होते थे और बेस्ट एसेज होते थे, हर राज्य से 2-2 बालक उस दिन दिल्ली आते थे और
उस महापुरुष की जन्म जयंती के समय, पुष्प वर्षा के समय वो मौजूद रहते थे, देश के नेताओं को, और बाद में वो पूरा दिन भर रह करके उस पर अपना व्याख्यान देते थे। वे दिल्ली के अन्य स्थान पर जाते थे, वो सांसद की गतिविधियों को समझते थे। यानी अपने ये निरंतर प्रक्रिया चला करके देश के लाखों विद्यार्थियों को भारत की संसदीय परंपरा से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया। और ये परंपरा ये आपके खाते में रहेगी और आने वाले समय में हर कोई बड़े गौरव के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मैं इसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, संसद की लाइब्रेरी जिसको उपयोग करना चाहिए वो कितना कर पाते थे वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपने उसके दरवाजे सामान्य व्यक्ति के लिए खोल दिए। ज्ञान का ये खजाना, परंपराओं की विरासत, उसको आपने जन सामान्य के लिए खोल करके बहुत बड़ी सेवा की है। मैं इसके लिए भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पेपरलेस पार्लियामेंट, डिजिटलाइजेशन, अपने आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी व्यवस्था में कैसे बने। शुरू में कुछ साथियों को दिक्कत रही, लेकिन अब सब इसके आदी हो गए हैं। सब मैं देखता हूं जब यहाँ बैठे हैं तो कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। ये एक स्थायी व्यवस्थाएं आपने निर्माण की है। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कुशलता और माननीय सांसदों की जागरूकता, उन सबका संयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूं कि जिसके कारण 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब 97% रही है। (97% प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब 17वीं लोकसभा की हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब एक संकल्प लेकर के 18वीं लोकसभा प्रारंभ होगी कि हम हमेशा 100% से ज्यादा प्रोडक्टिव वाली हमारी कार्यवाही करेंगे। और उसमें भी 7 सत्र 100% से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले रहेंगे। ये भी, और मैंने देखा आपने रात रात बैठ करके भी हर सांसदों के मन की बात को आपने सरकार के ध्यान में लाने का भरपूर प्रयास किया। मैं इन सफलता के लिए सभी माननीय सांसदों का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। पहले सत्र में, 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में दोनों सदन ने 30 विधेयक पारित किए थे। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और एक नए नए बेंचमार्क 17वीं लोकसभा ने बनाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव, हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि ऐसे अवसर पर हमारे सदन ने अत्यंत महत्वपूर्ण कामों को नेतृत्व किया। हर स्थान पे हुआ। शायद ही कोई सांसद ऐसा होगा कि जिसने आजादी के 75 वर्ष को लोकोत्सव बनाने में अपने अपने क्षेत्र में भूमिका अदा न की हो। यानी सचमुच में आजादी के 75 वर्ष को देश ने जी भर करके उत्सव से बनाया और उसमें हमारे माननीय सांसदों की और इस सदन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे संविधान लागू होने के 75 वर्ष, ये भी अवसर इसी समय इसी सदन को मिला है, इसी सभी माननीय सांसदों को मिला है। और संविधान की जो भी जिम्मेवारियां उसकी शुरुआत यहाँ से होती हैं और उनके साथ ये जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरक है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यकाल में
बहुत ही रिफॉर्म्स हुए हैं और गेम चेंजर है। 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। एक बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से देश आगे बढ़ा है और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन किया है, अपनी हिस्सेदारी जताई है और देश, हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थी, ऐसी बहुत से काम इस 17वीं लोकसभा के माध्यम से पूरे हुए। पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी, एक रुकावट चुभती थी। लेकिन इसी सदन ने धारा 360 आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे, ये काम हमने पूरा किया। कश्मीर के भी, जम्मू कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है वो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को भी पहुंचा करके हम आज एक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं का लिए जूझते हैं, उनको एक बल मिला है, मानसिक रूप के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है। वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। हम 75 साल तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे हैं। हम गर्व से कहेंगे देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिएगी। और यही सच्चा लोकतंत्र है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका एक बात के लिए और अभिनंदन करना चाहूंगा कि नया सदन, इसकी भव्यता वगैरह तो है ही, लेकिन उसका प्रारंभ एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है, और वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसका जिक्र होकर के, यानी एक, और भले ही वो छोटा सत्र था,
लेकिन दूरगामी निर्णय करने वाला सत्र था। इस नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी पल शुरू हो गया था, जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है। और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी होगी, देश गौरव की अनुभूति। 3 तलाक कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहे, कोई अप्रकट रूप से कहे, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। सभी माननीय सांसद, उनके विचार कुछ भी रहे हो, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम भी करने के समय हम वहां मौजूद हैं। पीढ़ियों से होता यह न्याय हमने पूरा किया है और वो बहनें हमें आशीर्वाद दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति की गहमा गहमी अपनी जगह पे है। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की अपनी आशा आकांक्षा अपनी जगह पे है, लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आकांक्षा, देश का सपना, देश का संकल्प ये बन चुका है। 25 साल वो हैं जो देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा। (1930) में जब महात्मा गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी, नमक का सत्याग्रह था। घोषणा होने के पहले लोगों को सामर्थ्य नजर नहीं आया था। चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह की परंपरा हो, चाहे नमक का सत्याग्रह हो, उस समय तो घटनाएं छोटी लगती थी, लेकिन 1947 वो 25 साल का कालखंड, उसने देश के अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया था। हर व्यक्ति के दिल में वो जज्बा पैदा कर दिया था कि अब तो आजाद होकर रहना है। मैं आज देख रहा हूं कि देश में वो जज्बा पैदा हुआ है। हर गली मोहल्ले में हर बच्चे के मुंह से निकला है कि 25 साल में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। इसलिए 25 साल मेरी देश की युवा शक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है और हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि 25 साल में देश विकसित भारत न बने। हर किसी का सपना है। कुछ लोगों ने सपने को संकल्प बना लिया है, कुछ लोग शायद संकल्प बनाते देर हो जाएगी, लेकिन जुड़ना हर एक को होगा। और जो जुड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे तो फल तो जरूर खाएंगे। ये मेरा आदरणीय अध्यक्ष जी, ये 5 वर्ष युवाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कानून भी बने हैं। व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर युवाओं को नए मौके दिए गए हैं। पेपर लीक जैसी समस्या जो हमारे युवाओं को चिंतित करती थी, हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया है ताकि उनके मन में जो सवाल या निशान था और उनको व्यवस्था के प्रति उनका गुस्सा था, उसको एड्रेस करने का सभी माननीय सांसदों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ करके बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि कोई भी मानव जात अनुसंधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। उसको नित्य परिवर्तन के लिए अनुसंधान अनिवार्य होते हैं और मानव जात का लाखों साल का इतिहास गवाह है कि हर काल में अनुसंधान होते रहे, जीवन बढ़ता चला गया है
जीवन का विस्तार होता गया है। इस सदन ने विधिवत रूप से कानूनी व्यवस्था खड़ी करके अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का बहुत बड़ा काम किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये कानून आमतौर पर रोजमर्रा की राजनीति की चर्चा का विषय बन नहीं पाता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं और इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम ये 17वीं लोकसभा ने किया है। मुझे पक्का विश्वास है देश की युवा शक्ति में। इस व्यवस्था के कारण दुनिया का रिसर्च और का एक हब हमारा देश बन सकता है। हमारे देश की युवा के टैलेंट ऐसी है, आज भी दुनिया की बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनके इनोवेशन के काम आज भी भारत में हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हब बनेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में हमारी बेसिक नीड्स पूरी तरह बदल रही है। कल तक जिसका कोई मूल्य नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, वो आने वाले में बहुत अमूल्य बन चुका है। जैसे डेटा, पूरी दुनिया में चर्चा है डेटा का सामर्थ्य क्या होता है। हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल ला करके पूरी भावी पीढ़ी को सुरक्षित कर दिया है। पूरी भावी को एक नया शस्त्र हमने उसके हाथ में दिया है, जिसके आधार पर वो अपने भविष्य को बनाने के लिए इसका सही इस्तेमाल भी करेंगे। और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारी 21वीं सदी की पीढ़ी को और दुनिया के लोगों को भी भारत के इस एक्ट के प्रति रुचि बनी हुई है। दुनिया के देश उसका अध्ययन करते हैं, अपने अपना नई नई व्यवस्था अनुकूल करने के लिए प्रयास करते हैं। और डाटा का उपयोग कैसे हो, उसकी भी उसमें गाइडलाइंस है। अनेक प्रकार से प्रोटेक्शन का पूरा प्रबंध करते हुए इसका सामर्थ्य कैसे आए, जिस डेटा को लोग गोल्ड माइन कहते हैं, न्यू ऑयल कहते हैं, मैं समझता हूँ वो सामर्थ्य भारत को प्राप्त हो। और भारत इस शक्ति के इसलिए विशेष है क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे पास जिस प्रकार की जानकारी और हमारे साथ जुड़े हुआ डेटा जो जनरेट होता है, सिर्फ हमारा रेलवे पैसेंजर्स का डेटा कोई देख ले, दुनिया के लिए बहुत बड़ा संशोधन का विषय बन सकता है। उसकी ताकत को हमने पहचान करके इस कानूनी व्यवस्था को दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जल थल नभ, इस सदियों से इन क्षेत्रों की चर्चा चली है, लेकिन अब समुद्री शक्ति और स्पेस की शक्ति और साइबर की शक्ति, एक ऐसी त्रिविध शक्तियों का मुकाबला करने की आवश्यकता खड़ी हुई है। और विश्व जिस प्रकार के संकटों से गुजर रहा है और विश्व जिस प्रकार के विचारे प्रभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तब इन क्षेत्रों में हमें सकारात्मक सामर्थ्य भी पैदा करना है और नकारात्मक शक्तियों से अपने आप को, हर चुनौतियों को चुनौती लेने का सामर्थ्य भी बनाना है। और उसके लिए आवश्यक स्पेस से जुड़े रिफॉर्म्स बहुत अनिवार्य थे और बहुत दूरगामी दृष्टि के साथ स्पेस के रिफॉर्म का काम हमारे यहाँ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश ने जो आर्थिक रिफॉर्म किए हैं उसमें 17वीं के लोकसभा के सभी माननीय सांसदों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में हजारों कंप्लायंसेस बेवजह हम जनता जनार्दन को ऐसी चीजों में उलझाए रखा। ये गवर्नेंस की एक ऐसी विकृत व्यवस्था विकसित हो गई, उसमें से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हुआ है। और इसके लिए भी ये सदन का मैं आभारी हूं। यानी इस प्रकार के कंप्लायंसेस के बोझ में सामान्य व्यक्ति तो दब जाता है। और मैंने तो एक बार लाल किले से भी कहा था, हम जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहते हैं, मैं दिल से मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए उतना ही लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़े। रोजमर्रा की जिंदगी में हर डगर पे सरकार टांग क्यों अड़ाए? हाँ,
जो अभाव में है उसके लिए सरकार हर पल मौजूद हो, लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिंदगी को ही रुकावट बना दे, ऐसी लोकतंत्र नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारा मकसद है सामान्य मानवी की जिंदगी से सरकार जितनी हट जाए, कम से कम उसकी जिंदगी में सरकार का नाता रहे, वैसा समृद्ध लोकतंत्र दुनिया के सामने हमने आगे बढ़ाना चाहिए। उस सपने को पूरा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 60 से अधिक गैर जरूरी कानूनों को हमने हटाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि अब देश को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावटों से बाहर आना पड़ेगा। हमारे कई कानून तो ऐसे थे, छोटी छोटे कारणों से जेल में भर दो बस। यहां तक कि फैक्ट्री है और उसके शौचालय को 6 महीने में एक बार अगर व्हाइट वॉश नहीं किया है तो उसके लिए जेल थी, वो कितनी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों न हो। अब ये जो एक प्रकार की जो अपने आप को बड़े लेफ्ट लिबरल कहते हैं, उन लोगों की आइडियोलॉजी, और देश में ये तुमारशाही का जमाना, उन सारों से मुक्ति दिलाने का हमें भरोसा होना चाहिए भाई, वो करेगा। आज लोगों के घरों में लिफ्ट होती है, वो सोसाइटी फ्लैट वाले लोग अपनी लिफ्ट रिकवर करते ही है जी, हर चीज कर लेते हैं। तो ये जो समाज पर, नागरिक पर भरोसा करने का काम, बहुत तेजी से बढ़ाने का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। और इसके लिए जन विश्वास एक्ट, मैं समझता हूं 180 से ज्यादा प्रावधान डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है। जो मैं कहा छोटी छोटी बात में जेल में डाल देना, ये डीक्रिमिनलाइज करके हमने नागरिक को ताकत दी है, वो इसी सदन ने किया है, यही माननीय सांसदों ने किया है। कोर्ट की चक्कर से जिंदगी बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम, कोर्ट के बाहर विवादों से मुक्ति, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम, मध्यस्थता का कानून, उस दिशा में भी इसी माननीय सांसदों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। जो हमेशा हाशिए पर थे, किनारे पर थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, सरकार होने का उनको एहसास हुआ है। हाँ, सरकार है, हम हैं। जब कोविड में मुफ्त इंजेक्शन मिलता था ना, उसको भरोसा होता था, चलिए जान बच गई। सरकार होना का उसको एहसास होता था, और यही तो सामान्य मानवी की जिंदगी में बहुत आवश्यक होता है। वो असहायता न अनुभव, अब क्या होगा, ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर समुदाय अपमानित महसूस करता था, और जब बार बार वो अपमानित होता था तो उसके अंदर भी विकृतियों की संभावनाएं बढ़ती रहती थी, और ऐसे विषयों से सब लोग दूर भागते थे। 17वीं लोकसभा के सभी माननीय सांसदों ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति भी संवेदना जताई, और उनके जीवन में भी बेहतरीन जिंदगी बने। और आज दुनिया के अंदर जब भारत ने ट्रांसजेंडर के लिए किए हुए काम है, जो निर्णय किए, इसकी चर्चा है दुनिया को बड़ा। जब हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ इवन हमारे माता बहनों के लिए प्रेगनेंसी के लिए 26 वीक की डिलीवरी के समय की छुट्टी, दुनिया के समृद्ध देशों को भी आश्चर्य होता है। अच्छा, यानी ये प्रोग्रेसिव निर्णय यहीं पर हुए हैं, इसी 17वीं लोकसभा में हुए हैं। हमने ट्रांसजेंडर को एक पहचान दी है। अब तक करीब 16-17 हजार ट्रांसजेंडर को उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, ताकि उनके जीवन को, और मैंने देखा अब तो मुद्रा योजना से पैसे लेकर के छोटा मोटा वो बिजनेस करने लगी, वो कमाने लगी है। पद्मा अवार्ड हमने ट्रांसजेंडर को दिया है, एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए।
सरकार से जुड़ी अनेक योजनाओं का लाभ जो अब तक उनको मिलता नहीं था, मिलना प्रारंभ हुआ है। वो सम्मानीय जिंदगी आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत विकट काल में हमारा समय गया, क्योंकि 1.5-2 साल कोविड ने हमारे पर बहुत बड़ा दबाव डाला, लेकिन उसके बावजूद भी 17वीं लोकसभा देश के लिए बहुत उपकारक रही है, बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन उस समय हमने कई साथियों को भी खो दिया है। हो सकता है अगर आज वो हमारे बीच होते तो आज इस विदाई समारोह में मौजूद होते, लेकिन बीच में ही कोविड के कारण हमने बहुत होनहार साथियों को खोना पड़ा। उसका दुख हमेशा हमेशा हमारे रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र और अंतिम आवर ही समझ लीजिए है। लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनंत है, अनेक, और ये देश किसी पर्पज के लिए है, उसका कोई लक्ष्य है, वो पूरी मानव जात के लिए। इसलिए अरविंदो ने देखा हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी ने देखा, लेकिन आज उन शब्दों में, उस विजन में सामर्थ्य था, वो हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं। दुनिया जिस प्रकार से भारत के महात्म्य को स्वीकार कर रही है, भारत के सामर्थ्य को स्वीकारने लगी है, और उसको, उस यात्रा को हमें और शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है, और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी है। यह देश बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हो, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। ये सदन हमें वो प्रेरणा देता रहेगा, और हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपका आभार प्रकट करता हूँ, सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी,